हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 101। हटो सामने से, हट जाओ मेरे रास्ते से, यू फूल। आलिया को किसी की गरजती हुई आवाज सुनाई दी, जो उन रिपोर्टर्स से बिगड़ते हुए ऊंची आवाज में बोल रहा था। भीड़ को ढकेलकर जब वो उसके पास पहुंचा तो उसने देखा आलिया अपनी नाक पकड़े हुए जमीन पर बैठी थी। ये देखकर उसने रिपोर्टर्स के कॉलर पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला, तूने धक्का किसको मारा? तेरी इतनी हिम्मत, तेरी सारी जर्नलिज्म ना एक ही पंच में बाहर निकाल दूंगा। धमकी बचकानी सी थी, लेकिन उसकी आंखों में जो जुनून था उससे उस रिपोर्टर के होंठ कांपने लगे। तेरी किस्मत अच्छी थी कि आज मैं अच्छे मूड में हूँ, वरना तेरा आज का दिन खराब हो जाता। ये कहकर उसने अपने पीछे ब्लैक सूट में खड़े बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और उन्होंने उन सबको जबरदस्ती पकड़कर वहां से हटा दिया। उसके बाद बाकी रिपोर्टर्स को भी धकेलते हुए उसने आलिया का हाथ पकड़कर उसको उठाया और भारी आवाज में बोला, चलो उठो आलिया, आओ मेरे साथ। जब उसने आलिया का हाथ पकड़कर उठाया तो अभी तक उसका सर घूम रहा था। आलिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के आगे तारे नाच रहे हों। कुछ सेकंड बाद जब वो थोड़ी नॉर्मल हुई तो उसने सामने खड़े उस शख्स को देखा। अर्नब, ये शैतान यहाँ पर क्या कर रहा है? उसने अपने हाथों को फौरन उसके हाथ से छुड़ा लिया। आपका इन मैडम से क्या रिश्ता है सर? एक रिपोर्टर ने अर्नब से पूछा। ये तो लव ट्रायंगल लगता है, एक लेडी रिपोर्टर ने दूसरी से धीरे से कहा। लेकिन फिर भी अर्नब ने सुन लिया और बिना किसी डर के खुलेआम मीडिया के सामने बोला, मुझे उस सिद्धार्थ की किसी गर्लफ्रेंड के साथ लव ट्रायंगल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी खुद की बीसीओ गर्लफ्रेंड है और ये मेरी असिस्टेंट है। वो आलिया की तरफ देखते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, और सिद्धार्थ मेरा पुराना फ्रेंड है। जब मैंने उसके एक्सीडेंट की न्यूज सुनी तो कुछ जरूरी चीजें भिजवाने के लिए इसको यहाँ पर भेजा था। क्या इसमें भी तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है? उसने गुस्से से अपनी भौं चढ़ाकर उस रिपोर्टर से पूछा। उसकी ये बात सुनकर बाकी रिपोर्टर्स ने भी अपने माइक और कैमरे नीचे कर लिए। उन्हें लगा था कि आलिया की वजह से शायद उन्हें कोई ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगी, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि इतनी मेहनत कर उन्होंने सिर्फ अपना टाइम बर्बाद किया था। अर्नब ने अभी भी उसका कंधा पकड़ रखा था। दूसरों के सामने आलिया पर अपना हक जमाते हुए वो ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे सच में वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। उफ, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। आलिया अपने कंधे को उससे छुड़ाते हुए बोली, लेकिन उसकी मजबूत पकड़ के आगे उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी। वो दांत पीसते हुए गुस्से से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ भी मेरा पीछा करते करते आ गए या फिर सिद्धार्थ को मारने आए हो? उसकी बेवकूफी भरी बातें सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराया। क्या मैं तुम्हें इतना घटिया आदमी लगता हूँ? उसकी ऐसी हालत का फायदा उठाऊंगा? हाँ बिल्कुल, तुम इतने ही घटिया हो। वो उसका रास्ता रोकते हुए बोली, और मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत, वरना तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगी, समझे तुम? हालांकि वो सिद्धार्थ से भी नाराज थी, लेकिन अर्नब से तो वो नफरत करती थी। उसकी नफरत के आगे सिद्धार्थ से जो नाराजगी थी वो कुछ भी नहीं। जब अर्नब ने देखा कि वो किसी भी तरीके से उसका एहसान नहीं मानती है और अभी भी उसके दिल में सिद्धार्थ के लिए स्पेशल जगह है, तो उसके अंदर की जलन और भी बढ़ने लगी। लेकिन वो अभी बेकार की बातों में उलझकर अपना मूड खराब करना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसके कंधे पर अपनी पकड़ और भी कसते हुए बोला, मेरे सामने उसके लिए इतना इमोशनल ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए आया हूँ। क्या? मेरे लिए? प्राइवेट वार्ड में सिद्धार्थ के साथ बाकी दोनों भी मौजूद थे और साथ में उनकी मैनेजर रोमा। कंपनी ने तुम्हारी इंजरी की वजह से तुम्हें फिलहाल रेस्ट के लिए कहा है। तब तक बाकी के स्टार्स के सीन शूट किए जाएंगे और तुम्हारे शूट और आगे पोस्टपोन कर दिए गए हैं। इसलिए इस बीच किसी भी तरीके की कोई टेंशन ना तो लेना और ना ही बेवजह किसी के मामले में पड़ना, समझे? तभी अचानक रोमा का फोन बजा। उसने कॉल पिक की और कुछ सुनते ही उसकी भौएं तन गई। व्हाट? ओके, मैं देखती हूँ।
कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद उसने थोड़ा रुक कर कहा, तुम्हारी वो क्लासमेट को अभी नीचे सारे रिपोर्टर्स ने रोक लिया, कहीं वो अपनी बेवकूफी में उनके सामने कुछ बोल ना दे, जिसे हम इतनी देर से मीडिया के सामने से छुपा रहे हैं, कहीं तुम्हारी वो क्लासमेट गड़बड़ ना कर दे। क्लासमेट? तुम्हारा मतलब आलिया? रोहित ने पूछा। ये सुनते ही सिद्धार्थ ने फौरन अपनी बुक रखी और अपने ऊपर की शीट हटाकर फौरन बेड से उतर गया। सिद्धार्थ, कहाँ जा रहे हो तुम ऐसे उनके सामने नहीं जा सकते, यहीं रुको, रोमा ने सीरियस टोन में कहा। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स मानूं? नहीं, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम कंपनी का ऑर्डर मानो। उन्होंने जो मुझसे कहने के लिए कहा था वो मैंने बिल्कुल अभी अभी तुमको सबके सामने साफ साफ कहा है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके का तुम्हारा कोई भी रिलेशनशिप मीडिया के सामने ना पहुंचे, क्योंकि इससे तुम सभी स्टार्स की वैल्यू कम हो जाएगी, जो कि कंपनी का एक बड़ा लॉस है। फिर वो ना सिर्फ अपना कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड कर देंगे, बल्कि हो सकता है कि तुम सबका करियर भी लगभग खत्म ही हो जाए। उसने आगे समझाते हुए कहा, अभी तुम लोगों का स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ है। एक बड़ी पहचान बनाने के लिए अभी भी तुम सबको काफी मेहनत करने की जरूरत है। जब तक ये नहीं होता तब तक मैं तुम लोगों को किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में ना पड़ो यही सलाह दूंगी, ताकि मीडिया तक कोई भी ऐसी बात ना पहुंचे जो तुम लोगों के करियर के लिए अच्छी ना हो। ये कहकर वो चुप हो गई। पूरे रूम में सन्नाटा फैल गया था। रोमा ने चुप्पी तोड़ते हुए इस बार पहले से नरम आवाज में समझाते हुए बोला, देखो सिद्धार्थ, अगर तुम इस कंडीशन में उसको डिफेंड करने जाओगे तो मीडिया के लिए तो ये ब्रेकिंग न्यूज होगी। फिर उसके और तुम्हारे रिलेशनशिप की अफवाह भी सब जगह फैल जाएगी, और फिर चाहे वो हो या तुम, कोई भी चाहे जितनी भी सफाई दे दे, लेकिन इन अफवाहों को हम रोक नहीं पाएंगे। सिद्धार्थ अपने होठ दांतों में दबाकर खामोश खड़ा रहा, फिर वापस बेड पर बैठ गया। रोहित ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और लाइव स्ट्रीमिंग में न्यूज हेडलाइंस चेक करने लगा। एंटरटेनमेंट सेगमेंट में एक वीडियो क्लिप थी जो अभी कुछ मिनट पहले ही न्यूज वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। आलिया, अब चुपचाप मेरे साथ चलो। न्यूज रिपोर्टर की आवाज के अलावा अर्नब की अक्खड़ भरी आवाज फोन से आई, जो एक वीडियो से आ रही थी, जिसमें वो आलिया का हाथ खींचकर अपने साथ ले जा रहा था। इस वीडियो को देखकर रोहित, ईशान और सिद्धार्थ तीनों ही खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। आलिया की बेबसी और अर्नब की जबरदस्ती दोनों ही देखकर सिद्धार्थ की दोनों मुट्ठियां गुस्से से तन गईं। वो वीडियो देखकर रोमा ने थोड़ा डाउटफुल होकर पूछा, तो क्या ये वो लड़की है, वो कैफेटेरिया वाले कपूर अंकल की लड़की जिसे तुम लाइक करते हो? उसकी बात सुनकर ईशान और रोहित ने एक दूसरे को देखा और कुछ ना बोल के चुपचाप खड़े रहे। सिद्धार्थ ने भी अपनी मुट्ठियां ढीली छोड़ दी और नॉर्मल एक्सप्रेशन से वापस आकर बेड पर लेट गया। उसकी आवाज में कुछ फ्रस्ट्रेशन भी था। ये तुमसे किसने कहा कि मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ? वो तो मीडिया उसको तरह तरह के सवाल करके परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसको प्रॉब्लम से बचा लूं, वरना मुझे क्या पड़ी है उसको डिफेंड करने की। उसकी बात सुनकर रोमा रिलैक्स हुई और स्माइल करके बोली, गुड। ईशान और रोहित, तुम दोनों अगले शूट के लिए रेडी रहना। जल्द ही नेक्स्ट डेट मैं तुम दोनों को बता दूंगी। और सिद्धार्थ, जब तक तुम्हारी ये इंजरी ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम यहीं रहना, इसी हॉस्पिटल में और इसी प्राइवेट वार्ड में। हाँ, ओके। बाकी दोनों रोमा की बात पर सहमत होकर बोले, लेकिन सिद्धार्थ खामोश रहा। रोमा ने सोचा कि सिद्धार्थ अपनी इंजरी की वजह से अभी थोड़ा अपसेट होगा, उसको बाकी कुछ और भी जरूरी काम निपटाने थे, इसलिए वो कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन देकर फिर अपनी रिस्ट वॉच देखकर बोली, ओके, अब मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। और हाँ, मेरे इंस्ट्रक्शंस को लापरवाही से मत टाल देना। वो फिर से एक बार तीनों से बोली और जल्द ही निकल गई। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ लेटे हुए अपनी आंखें बंद करके ही बोला, तुम दोनों भी जाओ, मैं ठीक हूँ। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर सोचा कि सिद्धार्थ को आराम की जरूरत है, इसलिए उन दोनों ने भी वहां से जाना ही ठीक समझा और रोमा के बाद वो दोनों भी निकल गए। लेकिन जाने से पहले दरवाजे पर पहुंचकर ईशान ने एक बार वापस पलटकर सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुम सच में आलिया को पसंद नहीं करते? अगर वाकई वो तुम्हें पसंद नहीं है तो उसको अर्नब के साथ देखकर तुम चिढ़ क्यों जाते हो?
जबकि उसको पहले ही सिद्धार्थ का जवाब पता था। वो जानबूझकर उसकी कही बात पर उसको छेड़ रहा था। ये सवाल पूछकर जवाब का इंतजार किए बिना ही वो रूम से बाहर निकल गया, जबकि सिद्धार्थ अभी भी उसके सवाल का सही जवाब सोच रहा था कि क्या वो सच में उसको प्यार करता है या अपने ईगो के लिए सिर्फ उसको पाना चाहता है। इस सवाल का जवाब सिद्धार्थ के पास नहीं था। हाँ, क्या इस सवाल का जवाब आपके पास है? जिस इंसान को आप डेस्परेटली प्यार करते हैं, जिसके पीछे आप बस जी जान लगाकर पड़े हुए हैं, बस पाना चाहते हैं, कि कभी खुद से पूछा 2 मिनट रुक कर शांति से, क्या मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, या मैं सिर्फ उसे पाना चाहता हूँ कि ये शख्स मेरा हो जाए, दैट्स इट। सोचिएगा जरूर। प्यार ना एक अलग ही फीलिंग है। उसमें कुछ चाहिए ही नहीं होता, उसमें कुछ गिव एंड टेक होता ही नहीं है, बस प्यार होता है। इस फीलिंग में डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल है। और क्या ये मुश्किल काम सिद्धार्थ और आलिया कर पाएंगे? और किस तरह से अर्नब आलिया को उस कॉन्ट्रैक्ट में फंसाएगा? जानने के लिए जरूर सुनिए हमारा अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 103, गलतफहमी। मंडे। आलिया जब सुबह कॉलेज पहुंची तो सुमन का उतरा हुआ चेहरा और आंखों के बीच बड़े बड़े डार्क सर्कल देखकर बोली, फिर से रात भर जागी है ना? हाँ यार, उसने उसी लटके हुए मुंह से बोला। आलिया ने फिर से उसके पास सीट पर आकर बैग रखा और हंसते हुए बोली, और फिर भी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ? अरे यार, सुबह नाश्ता करने का भी टाइम नहीं मिला, भूख के मारे जान निकल रही है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, किसी ने उसके सामने अमूल मिल्क का पैक रख दिया। ये देखकर सुमन चौंक गई। जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा तो ईशान खड़ा था। मिल्क? मुस्कुराते हुए सुमन ने पूछा। सुमन ने जल्दी से सिर हिलाया और उसके हाथ से मिल्क का वो पैक ले लिया, लेकिन उसको स्माइल करते हुए अपने सामने खड़े देखकर नर्वस होने की वजह से वो उस पैक में स्ट्रॉ भी ठीक से नहीं डाल पा रही थी। ईशान ने जब उसकी हड़बड़ाहट देखी तो उसको हंसी आ गई और उसके हाथों से स्ट्रॉ लेकर उसने पैक में ठीक से लगा दिया और मुस्कुरा कर पैक वापस उसके हाथ में दे दिया। थैंक यू, सुमन ने नर्वस होकर कहा और स्ट्रॉ अपने मुंह में डाल ली। उसने अपने इमेजिनेशन में देखा कि ईशान उससे एक ही घूंट में सब पी जाने को कह रहा है, इसलिए सुमन ने 1 मिनट में ही पूरा पैकेट खाली कर दिया। ईशान उसको देखकर बस यही सोच रहा था, ये लड़की भी ना बस कमाल ही है। आज की क्लास खत्म हुई और आलिया सुमन के साथ चेयर लीडिंग की प्रैक्टिस के लिए चली गई। ट्रेनिंग ग्राउंड में नेक्स्ट इवेंट के लिए हर्डल रेस की प्रैक्टिस होने जा रही थी, इसलिए चेयर लीडिंग की प्रैक्टिस के लिए स्पोर्ट्स टीचर ने जिम्नेजियम में अरेंज करवा दी। टीचर ने सबको अपनी कमर से हवा में 8 बनाते हुए वार्म अप करने के लिए कहा। आलिया को इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं थी, इसलिए वो बहुत ही खराब कोऑर्डिनेशन में प्रैक्टिस करने लगी, जबकि बाकी की सभी बिल्कुल स्मूथली परफॉर्म कर रही थी। उसकी उल्टी सीधी परफॉर्मेंस देखकर सभी हंसने लगी, लेकिन टीचर ने सबको चुप रहने का इशारा करते हुए अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करने के लिए कहा। वार्म अप के बाद उन्होंने सबको एक हुला हुप का रिंग दिया और एक रिंग खुद अपनी कमर पर रखकर घुमाते हुए बिल्कुल सेम कॉपी करने के लिए कहा। एक तो लड़कियों को छोड़कर सबने अपनी लचीली कमर का इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बाद में उन लड़कियों ने भी अच्छा कवर कर लिया। बस एक आलिया ही थी जो चुपचाप खड़ी उन सबको देख रही थी। उसने जिम में वार्म अप जरूर किया था, लेकिन पहले कभी भी जिमनास्ट की प्रैक्टिस नहीं की थी। आलिया, एनी प्रॉब्लम? टीचर ने अपनी तीखी आवाज में पूछा तो उसने डर कर अपना सिर हिला दिया। कम ऑन, स्टार्ट। टीचर ने खुद भी कमर से हुला हुप नचाते हुए उसको एंकरेज किया। जब आलिया ने कमर से हुला हुप नचाना शुरू किया तो सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए, सिवाय सुमन के। इस बार टीचर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। आलिया, व्हाट इज दिस?
ऐसे करोगी चेयर? ऐसे स्पोर्ट्स ग्राउंड में नहीं, सर्कस में जोकर चेयर करते हैं। पता नहीं अर्नब ने इसको स्क्वाड में क्यों लिया है, वो क्यों इसकी हेल्प कर रहा है। हो सकता है उसने इसीलिए इसको सिलेक्ट किया हो ताकि स्क्वाड में सबको हंसाने के काम आए। सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाते हुए तरह तरह की बातें पूछने लगी तो आलिया बुरी तरह से इरिटेट हो गई। सुमन ने सबको डांटते हुए कहा, दूसरे का मजाक उड़ाकर बहुत मजा आ रहा है ना तुम लोगों को? क्या हर चीज में तुम परफेक्ट हो जो दूसरों का मजाक बना रही हो? वो अभी नई है इसलिए सीख रही है। तुम लोग क्या हमेशा से सीखी सिखाई आई थी? क्या शुरुआत में तुम लोगों से गलतियां नहीं हुई थी? सुमन इन लड़कियों की स्क्वाड में सबसे धाकड़ थी, इसलिए किसी ने भी उससे उलझना ठीक नहीं समझा और सभी चुप हो गए। आलिया रात को घर पर 3rd फ्लोर के म्यूजिक रूम में पूरी लगन से अकेली प्रैक्टिस कर रही थी। रोहित बड़े मजे से सीटी बजाते हुए बाहर से आया तो आलिया को ऊपर इस तरह प्रैक्टिस करते हुए देखकर चौंक गया और उसको जोर से हंसी आ गई। आलिया, ये कौन से डांस की प्रैक्टिस कर रही हो? कहीं वो ट्राइबल डांस तो नहीं है? मैंने ये डिस्कवरी चैनल पर देखा है जिसमें आदिवासी पत्ते पहनकर इसी तरीके के स्टेप्स करते हैं, ऐसे डांस करते हैं। अपनी इस तरह से खिल्ली उड़ती देखकर वो रुआसी हो गई, फिर चिल्लाकर बोली, मैं चीयर लीडिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ। चीयर लीडिंग? और तुम? उसको यकीन ही नहीं हुआ क्योंकि वो जानता था कि चीयर लीडिंग यूं ही कोई भी नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस और परफेक्शन की जरूरत होती है। लेकिन फिर जब उसने उसको पसीने में पूरी तरह से भीगा हुआ देखा तो उसको हेल्प ऑफर करते हुए बोला, डोंट वरी, रिलैक्स, चीयरलीडिंग करने के लिए इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। रुको, मैं प्रैक्टिस में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। फिर उसने कुछ आसान से मूव करते हुए उसको कहा, पहले ये कुछ बेसिक स्टेप सीख लो, ये तुम आसानी से कर लोगी। आलिया ने जल्द ही उनको सीख लिया। फिर रोहित ने थोड़े टफ स्टेप्स उसको करके बताए। आलिया उसको देखकर हैरान रह गई। वाह रोहित, तुमने इतना अच्छा परफॉर्मेंस कहाँ से सीखा? उसने रोहित के स्टेप्स खत्म होने पर उससे तालियां बजाते हुए कहा, ओह थैंक यू सो मच। रोहित बड़े गर्व से अपने दोनों हाथों से अपनी शर्ट की कॉलर उठाते हुए बोला, सवाल बाद में पूछना, पहले जैसा मैं कर रहा हूँ उसको फॉलो करो। रोहित ने आलिया को इंस्ट्रक्शंस देते हुए कुछ और मूव सिखाए। कॉलेज में आज 2 घंटे की प्रैक्टिस के बावजूद भी वो इतना नहीं सीख पाई थी जितना इन 20 मिनट में सीख लिया था। अब वो चेयर लीडिंग स्टेप्स के मामले में बिल्कुल बुद्धू तो नहीं थी। अपनी इस सक्सेस पर उसको बहुत खुशी हुई। वो खुशी से उछलते हुए बोली, और रोहित, फाइनली मैंने कर लिया, आई एम सो हैप्पी। अब कल मैं भी दिखा दूंगी कि मुझे भी आता है, कल वो लोग मुझ पर हंस नहीं पाएंगी। रोहित भी हंसते हुए बोला, अरे इसमें कौन सी नई बात है, तुम चाहो तो मैं आगे भी तुम्हें बाकी स्टेप सिखा सकता हूँ। तुम जब भी सीखना चाहो मुझे बता देना। हाँ। वो दौड़कर उसके गले लग गई, उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मुझे सिखाने के लिए। उसके गले से लग जाने पर रोहित अपनी जगह पर खड़े हुए जैसे बिल्कुल फ्रीज ही हो गया। ना वो हिलडुल रहा था और ना ही उससे कुछ बोल पा रहा था। तभी आलिया को अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, सिद्धार्थ खड़ा उन दोनों को देख रहा था और उसके चेहरे पर किसी भी तरीके का कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसके हाथ में अभी भी प्लास्टर बंधा हुआ था और दूसरे हाथ में पेपर कप में कॉफी थी। आलिया जल्दी से रोहित से अलग हुई। सिद्धार्थ ने ऐसा रिएक्शन दिया जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो और वो मुड़कर अपने रूम में जाने लगा। सिद्धार्थ, आलिया ने महीन सी आवाज में उसको जाते हुए रोका। वो नहीं चाहती थी कि उसको रोहित और उसके रिलेशनशिप को लेकर किसी तरीके की गलतफहमी हो, इसलिए वो दौड़कर उसके सामने आ गई और उसको एक्सप्लेन करने लगी। वो मैं इतनी एक्साइटेड थी ना, रोहित ने मुझे चेयर लीडिंग में इतनी हेल्प की, इसलिए मैं उसको एक हग करके थैंक यू बोलना चाह रही थी। चाहो तो पूछ लो रोहित से, और रोहित तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है बस। उसने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। रोहित ने भी जबरदस्ती हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं, शान, आलिया, हम सारे दोस्त ही तो हैं। शायद वो भी ये जानता था कि आलिया उसको एक दोस्त की तरह पसंद करती है, एक लवर की तरह कभी नहीं। उदास होकर उसने सिद्धार्थ को खड़े देखा।
और उसके सामने आलिया खड़ी थी, जो अपनी सफाई देते हुए खुद ये बात कंफर्म कर रही थी कि उसके और रोहित के बीच में दोस्ती से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। पर आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी? वो ये तो जानता था कि सिद्धार्थ आलिया को पसंद करता है और शायद उससे प्यार भी करता हो, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आलिया के दिल में भी सिद्धार्थ के लिए कुछ फीलिंग्स हैं। आज उसको सिद्धार्थ के सामने इस तरह से गलतफहमी मिटाने की कोशिश करते हुए देखकर ये कंफर्म हो गया था। सिद्धार्थ बिना कुछ कहे अपने रूम में चला गया और दरवाजा भी बंद कर लिया। आलिया भी उसके दरवाजे तक गई, उसको नॉक करना चाहा, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोच के अपने हाथ रोक लिए। इस वक्त वो काफी टेंशन में दिख रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। फिर वो बिना कुछ बोले चुपचाप नीचे चली गई। उधर दरवाजे की दूसरी तरफ सिद्धार्थ खड़ा हुआ न जाने क्या सोच रहा था। उसने पेपर कप को मजबूती से दबा दिया, जिससे उसमें से सारी कॉफी बाहर निकलकर उसके हाथ पर फैल गई। मुझे नहीं लगता सिद्धार्थ को डाउट हो रहा होगा रोहित और आलिया पर, या हो रहा था। प्यार ना आपको वाकई बेवकूफ बना देता है, आप किसी पर भी शक कर सकते हैं। वैसे प्यार में ना भरोसा ज्यादा होना चाहिए। हाँ, पोजेसिवनेस और कभी कभी थोड़ा सा जेलेसी अच्छा है, लेकिन ये एक लिमिट तक ही रहना चाहिए, क्योंकि जब ये ज्यादा हो जाए ना प्यार से ज्यादा, तब प्यार की कोई वैल्यू नहीं रहती। रिश्ते में प्यार भले ही कम हो, लेकिन रिस्पेक्ट और भरोसा बिल्कुल भरपूर होना चाहिए, कोई कमी नहीं। अगर आपके रिलेशनशिप में ये गलती हो रही है तो उसे सुधारिए। अपने पार्टनर्स पर भरोसा कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। प्यार तो अपने आप बोनस में आ जाता है। क्या रोहित और आलिया भी इस बात को समझ पाएंगे? जानेंगे अपने अगले चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 104, मैन ऑफ द मैच। अगला दिन क्लास में आलिया टीचर के लेक्चर के दौरान खोई हुई बैठी थी और अपने आगे की खाली सीट को एकटक देख रही थी। सिद्धार्थ हॉस्पिटल से कल रात डिस्चार्ज होकर घर आ गया था, लेकिन ईशान ने बताया था कि अभी वो कुछ दिन घर पर ही रेस्ट करेगा और क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा। आलिया को इस तरह लेक्चर के बीच खोया हुआ देखकर अर्नब थोड़ा डिप्रेस हो गया। लंच ब्रेक में कैंटीन में आलिया सुमन और रॉकी के साथ लंच कर रही थी। रॉकी ने आलिया की ट्रे से उसकी फेवरेट फिंगर चिप्स निकालकर खा लिए, लेकिन आलिया ने पलके तक नहीं झपकाई। वो उसी तरह एक फिंगर चिप्स धीरे धीरे कुतर कर कुछ सोच रही थी। ये देखकर रॉकी को बड़ी हैरानी हुई। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। अगर वो उसकी ट्रे से चिप्स भी ले लेता था तो वो हंगामा मचाने लगती थी, पर आज इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। ओए आलिया, क्या हो गया तुझे? किसके ख्यालों में है तू? रॉकी ने पूछा। आलिया ने बिना कोई जवाब दिए अपना आधे से ज्यादा लंच बीच में ही छोड़ दिया और अपने दोनों हाथ फोल्ड कर लिए। जिस चिप्स का वो एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ती थी, आज आधे से ज्यादा पैक उसने बीच में ही छोड़ दिया। ये चमत्कार कैसे हो गया? आलिया, कुछ तो हुआ है जो तू हम दोनों से छुपा रही है। बोलना, क्या हुआ है? सुमन थोड़ा ज्यादा जोर देकर बोली। कुछ नहीं यार, बस ऐसे मन नहीं कर रहा है, उसने बेमन से कहा। तभी उसके माथे पर कुछ चुभा। आउच! जब उसने ऊपर देखा तो अर्नब कुछ गुनगुनाते हुए उसके पास आकर बॉइल्ड एग को हल्का सा उसके माथे से मारकर फोड़ा और उसको बड़े ही आराम से छीलने लगा। उसकी इस घटिया सी हरकत पर आलिया बुरी तरह से झुंझला गई और भड़कते हुए उससे पूछा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम खुद को समझते क्या हो? तुम जो सुबह से खोई हुई हो, तुम्हें जगाने का मुझे इससे बेहतर और कोई तरीका ही नहीं मिला, अर्नब ने अपने उसी घटिया लहजे में कहा। आलिया की नजर में उसकी पहले जो थोड़ी बहुत अच्छी इमेज बनी थी वो एक सेकंड में घट गई। फिर वो उसके सामने की सीट पर बड़े भद्दे तरीके से पैर को क्रॉस करते हुए बैठ गया और बोला, आओ साथ में लंच करते हैं। उसकी इस हरकत पर आलिया और भी चिढ़ गई। उसने गुस्से से उसको घूर कर देखा। उसकी भूख खत्म हो गई थी।
वो तमतमाती हुई अपनी ट्रे लेकर खड़ी हो गई और वहां से जाने लगी। उसके ऐसे तेवर देखकर अर्नब को गुस्सा आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर के ऊपर काले बादल मंडराने लगे थे और बिजलियां भी कड़क रही थी। उसके आसपास बैठे लोगों को लगा कि अब तो कुछ बड़ा होगा। अर्नब को बहुत गुस्सा आ गया है, लेकिन फौरन ही वो अपने चेहरे पर एक स्माइल लाकर बोला, आज क्लासेस ओवर होने के बाद मेरा गेम है, तो तुम आकर मुझे हेल्प करना और मुझे चीयर करना, ओके? आलिया ने पलटकर उसको घूरा, लेकिन कुछ भी कहा नहीं। शायद वो जानती थी कि अभी वो उसको मना कर पाने की कंडीशन में नहीं है, इसलिए बिना कुछ बोले उसने अपना सिर हिला दिया और वही उदास चेहरा लेकर वापस क्लास में चली गई। दोपहर के बाद चीयर स्क्वाड की सभी चीयर लीडर्स स्टेडियम में बास्केटबॉल की टीम को चीयर करने के लिए इकट्ठा हो गई थी। एक्सेल कॉलेज आज होम ग्राउंड पर सेंट वर्गीस मेमोरियल कॉलेज के साथ मैच खेलने उतरा था। दोनों ही टीमें ग्राउंड में इकट्ठा हो गई थी। रेफरी ने सीटी बजाई और मैच शुरू हो गया। आलिया ने दोनों हाथों में पॉम पॉम पकड़े हुए बाकी चीयर लीडर्स के साथ एक्सेल कॉलेज के लिए चीयर कर रही थी। उसे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि एक्सेल कॉलेज की टीम का कैप्टन अर्नब था। ओह माय गॉड, अर्नब कैप्टन है, तो फिर आज तो कॉलेज को हारने से कोई नहीं बचा सकता, आलिया ने मन ही मन में सोचा। लेकिन जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ, एक और सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। जो अर्नब अपने प्रैक्टिस सेशन में एक भी बास्केट नहीं कर पा रहा था, जिससे आसान सा शॉट भी नहीं पड़ रहा था, आज एक प्रोफेशनल प्लेयर की तरह बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेल रहा था। इंटरसेप्ट, क्रॉसओवर, स्लैम डंक, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा था उसने। हर बार अलग अलग तरीके से वो बास्केट कर रहा था। वो अकेला ही सेंट वर्गीस की टीम पर भारी पड़ रहा था। हाफ टाइम के बाद सेंट वर्गीस कॉलेज की टीम की पूरी नजर सिर्फ अर्नब पर थी। उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई कि अगर ये मैच जीतना है तो किसी भी तरह से उन्हें सबसे पहले अर्नब को रोकना होगा। लेकिन बास्केटबॉल कोर्ट में अर्नब एक ऐसा तूफान साबित हो रहा था जिसको रोकना ऑपोजिशन टीम के बिल्कुल भी बस की बात नहीं लग रही थी। बल्कि उसने तो बास्केट करने के दौरान उनके खास प्लेयर्स को कंधे से ठोकर मारकर टीज भी किया। यानी कि वो जानबूझकर उस टीम से उलझ रहा था और उन्हें खुद को रोक कर दिखाने का चैलेंज कर रहा था। अब दूसरी टीम के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया था। उनके सभी खास प्लेयर ने अपनी मुट्ठियां कस ली और आर या पार के गेम के लिए तैयार हो गए। सेकेंड हाफ का गेम पहले से ही ज्यादा खतरनाक हो गया था। सेंट वर्गीस कॉलेज को काउंटर अटैक के लिए कई राउंड मिले, लेकिन अर्नब ने हर बार सभी बास्केट सिर्फ एक हाथ से ही रोक लिया और तूफान की स्पीड से सामने वाले की टीम के बास्केट पर बास्केट किए जा रहा था। कई बार तो ऐसा लग रहा था जैसे वो दूसरी टीम से मैच नहीं खेल रहा था, बल्कि उनसे खिलवाड़ कर रहा था, चिढ़ा रहा था। फॉरवर्ड खेलते हुए 3 पॉइंट लाइन से ही शॉट कर रहा था। थोड़ी ही देर में ऑपोजिट टीम बिल्कुल बेबस नजर आ रही थी। धीरे धीरे उनका अटैक भी स्लो होता जा रहा था और आखिरकार एक्सेल कॉलेज की टीम ने 50 से भी ज्यादा पॉइंट स्कोर करके एक बहुत बड़े मार्जिन से एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। और इसका सारा क्रेडिट दिया जा रहा था एक्सेल टीम के स्टार प्लेयर कैप्टन अर्नब को। ओह माय गॉड, अर्नब, यू आर ऑसम, सुपर गेम। क्या धमाकेदार खेला अर्नब ने। आज तो अर्नब ने अकेले ही सबको हिला डाला। चारों तरफ से बस अर्नब ही अर्नब की जय जयकार हो रही थी। उसने अकेले ही अपने दम पर टीम को मैच जिताया था। क्राउड की जबरदस्त हूटिंग से आलिया को लगा जैसे उसके कानों के पर्दे फटे जा रहे हैं। वो अर्नब की परफॉर्मेंस और उसका क्रेज देखकर शॉक रह गई। अच्छा, तो ये अर्नब इतना फाइन प्लेयर है। वो मन ही मन में बड़बड़ाई। उसको कितनी मजबूरी से अर्नब के लिए चेयर करना पड़ रहा था, ये तो बस वही जानती थी। अर्नब ने बड़े ही घमंड से मुस्कुराकर बेशर्मी से चेयर लीडर्स की तरफ एक फ्लाइंग किस दी। लेकिन आलिया समझ गई थी कि वो चेयर लीडर्स की आड़ में जानबूझकर सिर्फ उसी को फ्लाइंग किस कर रहा है। मैच खत्म होने के बाद आलिया गुस्से में तमतमाई हुई उसके पास गई और उसकी नाक पर एक पंच मारा और गुस्से से बोली, तुमने प्रैक्टिस में बार बार बॉल दूर फेंककर मुझे जानबूझ के परेशान किया और मेरे सामने नाटक कर रहे थे कि तुम्हें बॉल से शॉट मारना बिल्कुल नहीं आता। यू इडियट। अर्नब को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आलिया इस बात पर भड़क जाएगी और आकर सीधा उसकी नाक पर पंच मारेगी।
उसकी बिल्कुल जरा सी ताकत से मारे हुए पंच से अर्नब को जरा भी दर्द नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर नीचे गिर गया और बहुत ही लाचार सा चेहरा बनाकर एक्टिंग करता हुआ बोला, हाय मार डाला, इस बेरहम लड़की ने मुझे कितना जोर से मारा है, हाय। आसपास की सारी लड़कियां ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो गई और आलिया उसकी ये झूठी एक्टिंग देखकर दंग रह गई। ये तो 6 फुट लंबा तगड़ा सांड जैसा पर्सनालिटी वाला है, ये उसके जरा से पंच से घिर कैसे गया? सबके सामने उसके स्टार प्लेयर को पंच मारकर घिरा देने पर आलिया को खुद को बड़ी शर्मिंदगी होने लगी और ऐसे में पहला रिएक्शन ये होना चाहिए था कि वो उसको फौरन उठाए। मजबूरी में उसको अपना हाथ देकर अर्नब को उठाना पड़ा, लेकिन आलिया ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा तो उसका सहारा लेकर उठने का ड्रामा करते हुए एक झटके से उसको अपने ऊपर गिरा लिया। वो उसकी बाहों में कसमसाते हुए उठने की कोशिश करने लगी। छोड़ो मुझे! उसके बदन की पसीने की और तेज डिओड्रेंट की मिली जुली महक उसकी नाक में भर गई। आलिया, तुम्हें पता है कि एक ऑलराउंडर चैंपियन के लिए जानबूझकर बार बार मिस शॉट मारना कितना मुश्किल काम होता है? उसने फिर से बड़ी बेशर्मी से आलिया की आंखों में आंखें डालकर हंसते हुए कहा। सब लोग उसको देखकर हंस रहे थे। आलिया को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और वो अर्नब पर लगभग चीखते हुए बोली, अर्नब, छोड़ो मुझे, छोड़ो! एक शर्त पर छोड़ूंगा, पहले प्रॉमिस करो कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी। अर्नब ने मजाक में हंसते हुए कहा, लेकिन उसके इस मजाक में भी कहीं ना कहीं वो सीरियस था। आलिया उसकी इस बेशर्मी पर शॉक्ड रह गई। फिर फौरन ही उसको वापस होश आया और उसने अर्नब के हाथ पर जोर से काट लिया। अर्नब ने दर्द की वजह से फौरन उसको छोड़ दिया। आलिया उसी वक्त उसकी पकड़ से बाहर निकली और दूर भाग गई। अर्नब एक हाथ के सहारे से उठकर खड़ा हुआ, लेकिन तभी एक लंबे से साए ने उसका रास्ता रोक लिया। किसी मजबूत चट्टान की तरह उसके सामने खड़ा रॉकी बिना किसी डर के उसकी आंखों में आंखें डालकर दांत पीसते हुए बोला, आलिया से दूर रहो, वरना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तू मुझे धमका रहा है? तू सिर्फ अपनी सेहत की फिक्र कर, मेरी नहीं। अर्नब ने उसकी धमकी हवा में उड़ाते हुए बिल्कुल बिंदास होकर बोला। हर बार अर्नब दूर से आलिया को तंग करता था तो सुमन के कहने पर वो उससे भिड़ता नहीं था, लेकिन आज बेशर्मों की तरह आलिया को जबरदस्ती अपने सीने से लगाए हुए वो हंस रहा था, जो रॉकी से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारा और ये पंच आलिया के घूंसे की तरह हवाई नहीं था, बल्कि एक चट्टान की तरह मजबूत था। अब शॉर्ट टेम्पर्ड अर्नब भला ये पंच कैसे बर्दाश्त करता? उसी वक्त दोनों आपस में दो सांड की तरह भिड़कर गुत्थम गुत्था हो गए। गुस्से में भड़की हुई सुमन ने भी मौका देखकर अर्नब के 2-4 किक जड़कर अपना पुराना बदला ले लिया। पूरे स्टेडियम में अफरा तफरी मच गई। लड़कियां चीखते हुए इधर उधर भागने लगी, यहाँ तक कि बाकी लड़के भी उस झगड़े को दूर से ही खड़े देख रहे थे। जल्द ही दोनों टीमों के लड़कों ने उन दोनों को एक दूसरे से अलग करके उनका झगड़ा रुकवाया। सेंट वर्गिस टीम के लड़के अब अर्नब का मजाक उड़ा रहे थे। अभी कुछ देर पहले जो अर्नब मैच का हीरो था, अब वो किसी विलेन की तरह पिटा हुआ नजर आ रहा था। इस कहानी का बेस्ट पार्ट was सुमन की एंट्री। Anyways, guys, ये तो कहानी बहुत उलझती जा रही है। वहाँ सिद्धार्थ गुस्से में बैठा है और यहाँ अर्नब अपने प्यार को फुल ऑन एक्सप्रेस कर रहा है। क्या वाकई ये प्यार है या फिर वो सिद्धार्थ का खुन्नस आलिया पर निकाल रहा है? बड़ा कंफ्यूजन है। और सडनली आज रॉकी की हीरो वाली एंट्री, यहाँ तो लव के अलग अलग एंगल्स आ रहे हैं। फिलहाल इस कहानी को सॉल्व करेंगे आगे अगले चैप्टर में। सुनते रहिए पॉकेट एफएम आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 105, न्यू सेंसेशन। टूर हाउस। आलिया को अभी तक अपना सिर घूमता हुआ सा महसूस हो रहा था। अर्नब पहले भी 2 बार उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर चुका था और दोनों ही बार सिद्धार्थ ने ठीक वक्त पर पहुंचकर उसको उससे बचा लिया था।
पहले तो अकेले में उसके साथ जबरदस्ती की, और आज तो उसने हद ही पार कर दी। आज उसने पूरे कॉलेज में, पूरे स्टेडियम में, सबके सामने ही जबरदस्ती से उसे अपने सीने से चिपका कर अपनी गर्लफ्रेंड बन जाने के लिए बोला। कितना बदतमीज और घटिया है वो। बड़े बाप का बिगड़ैल बेटा है तो क्या कुछ भी करेगा। उसे रह रहकर उस पर गुस्सा आ रहा था। अपनी इज्जत की तो कोई फिक्र है नहीं उसको। अब क्या मुझे भी उसी की तरह पूरे कॉलेज के सामने बदनाम करेगा वो। आज तो पूरा दिन ही खराब है। वो काफी ज्यादा डिप्रेस थी। उसने फ्रिज से ठंडे पानी की एक बोतल निकाली और एक ही सांस में उसको आधा कर दिया। तभी उसकी नजर ऊपर से उतरते हुए सिद्धार्थ पर पड़ी। उसे देखते ही आलिया को एकदम से हिचकी आने लगी और उसका गला चोक हो गया, जिसकी वजह से उसे जोर की खांसी आने लगी। कई सेकंड तक लगातार जोर जोर से खांसते हुए वो सोफे पर बैठ गई, लेकिन उसकी खांसी नहीं रुकी। खांसी की वजह से उसका गला छिल गया और आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ ने उसको संभालने के लिए कुछ भी नहीं किया और उसको देखता रहा। आलिया ने वापस उस बोतल से 2 घूंट पानी पिया। लगभग 2 मिनट बाद वो थोड़ी नॉर्मल हुई तो उसको लगा कि अब शायद वो उससे उसका हाल पूछेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर उल्टा आलिया ने ही हार कर सिद्धार्थ से पूछा, सिद्धार्थ, तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए ना, तुम नीचे क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ ने उससे ऐसे बिहेव किया जैसे वो वहां है ही नहीं। उसने फ्रिज के पास जाकर एक चिल्ड वाटर बॉटल निकाली और बिना कुछ कहे चुपचाप ऊपर चला गया। आलिया उसका ये रूड बिहेवियर देखकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई। वो तेज कदमों से चलकर गई और सीढ़ियों पर ही उसकी शर्ट का एक कोना पकड़कर उसको रोक कर बोली, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने पीछे पलटकर आलिया को देखा। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था और ना ही चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन। छोड़ो मुझे, उसने सख्त आवाज में आलिया से कहा। उसके ये तीखे तेवर देखकर आलिया सहम गई और 1 सेकंड में ही उसका गुस्सा गायब हो गया। उसने भोला सा चेहरा बनाते हुए धीमी आवाज में उससे पूछा, तुम्हारी चोट कैसी है अब? एक पल खामोश रहकर उसने फिर रूखा सा जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, तुम जाकर अपना काम करो। तो फिर तुम कल कॉलेज आ जाओ ना, आलिया ने उम्मीद से उससे पूछा। लेकिन सिद्धार्थ ने एक शब्द में बिल्कुल रूखा सा जवाब दिया, नहीं। लेकिन क्यों? इस बार सिद्धार्थ मुस्कुराया, लेकिन उसकी ये ठंडी मुस्कुराहट दिल को सुकून पहुंचाने वाली नहीं थी, बल्कि चोट पहुंचाने वाली थी। वो इसलिए क्योंकि अब मैं कभी तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। आलिया की आंखों में आंसू छलक उठे। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला। क्या वो अब उससे नफरत करता है? आलिया का आंसुओं से भीगा हुआ सा चेहरा देखकर सिद्धार्थ एक बार फिर कमजोर पड़ने लगा। उफ, फिर ये इमोशनल अत्याचार। उसने सोचा था कि वो उससे बिल्कुल बात नहीं करेगा, लेकिन उसके आंसुओं ने उसको मजबूर कर दिया। क्या हो गया, रो क्यों रही हो? आलिया ने सिसकते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की। नहीं तो क्या करूं, रो नहीं तो मैं तो बस ये कह रही थी कि अभी तुम्हारे घाव नहीं भरे, इसलिए अपना ध्यान रखो। गेट वेल सून। कहकर वो फौरन मुड़कर अपने आंसुओं को रोकने की एक नाकाम सी कोशिश करती हुई वापस अपने कमरे में चली गई और जोर की आवाज से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में जाते ही वो अपने बिस्तर पर गिर पड़ी और तकिए से मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। सिद्धार्थ बहुत ही बदतमीज है, बात तक करने की तमीज नहीं है उसको। हर वक्त न जाने किस बात का घमंड रहता है। वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहता, तो मुझे भी उसकी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। अब मैं भी उससे कभी बात नहीं करूंगी। वो बड़बड़ाती जा रही थी। इसी बीच वो जाने कब सो गई, उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन आलिया बुझे मन से कॉलेज गई। क्लास में जाकर उसको कुछ खाली खाली सा लग रहा था, तो उसको ध्यान आया कि आज रॉकी एब्सेंट है। उसने सुमन से पूछा, ये रॉकी क्यों नहीं आया आज? ओह, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए एब्सेंट नोट भिजवाया है टीचर को देने के लिए। पिछली सीट पर बैठा अर्नब उसका मजाक उड़ाता हुआ जोर से बोला,
और क्या, कल जो उसने मार खाई है उससे तो उसकी तबीयत खराब होनी ही थी। व्हाट? आलिया ने हैरानी से देखा। तुमने रॉकी को मारा? हाँ बिल्कुल, मुझसे उलझने पर सबका यही अंजाम होता है। और अब जिस तरह से तुम मुझे देख रही हो ना, मैं बहुत अपसेट हो रहा हूँ। वो एक साथ चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में शैतानियत लेकर उसको डराते हुए बोला। तो क्या सोचती हो आलिया, बताओ, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी कि नहीं? या फिर मैं प्रिंसिपल से कहकर रॉकी को कॉलेज से निकलवा दूं? क्या मतलब, तुम रॉकी को कॉलेज से निकलवाओगे? इस बार सुमन ने उसको लताड़ते हुए कहा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, रॉकी ने एडमिशन किसी डोनेशन पर नहीं लिया है, उसकी अपनी काबिलियत से हुआ है। उसको वार्निंग भले ही मिल सकती है, लेकिन कॉलेज से उसे कोई नहीं निकलवा सकता। लेकिन अर्नब ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका फोकस तो बस आलिया पर था। उसने अपना एटीट्यूड चेंज किए बिना ही फिर से कहा, जो भी हो, मैं तुम्हें बस आज का टाइम देता हूँ। आज अच्छी तरह से सोच लो और क्लासेस ओवर होने से पहले मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, और वो भी सिर्फ हाँ में। वो जबरदस्ती उस पर अपनी कंडीशन थोपते हुए बोला। वैसे भी हर किसी पर जबरदस्ती अपनी मनमानी चलाना उसकी पुरानी आदत थी। आलिया ने उस टाइम उससे कोई बहस नहीं की और अपनी सीट पर वापस चुपचाप बैठ गई और अपनी बुक्स खोलकर पढ़ने की एक्टिंग करने लगी। इस टाइम उसका मन कर रहा था कि जैसे अर्नब ने रॉकी के साथ मारपीट की है, वैसे ही वो उसका सर फोड़ दे। वहीं कई स्टूडेंट्स अपनी बुक में छुपाकर सेलफोन यूज कर रहे थे। व्हाट्सएप पर एक्सेल कॉलेज के बास्केटबॉल कैप्टन का लव कन्फेशन नाम से एक क्लिक वायरल हो रही थी और सभी आपस में उसको खूब शेयर कर रहे थे। बस एक ही दिन में आलिया अर्नब की वजह से कॉलेज की न्यू सेंसेशन बन चुकी थी। मुस्कान ने भी अपने साथ में बैठी लड़की के सेलफोन में वो वीडियो क्लिप देखी। न जाने क्यों अर्नब की बाहों में आलिया को देखकर उसके दिल को एक धक्का सा लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकी। अदिति, जसमीत और नेहा भी उस क्लिप को देख रही थी। जसमीत ने नेहा को चिढ़ाते हुए कहा, भाई ये आलिया की तो ऐश है। पहले अदिति सिद्धार्थ को पसंद करती थी तो उसने सिद्धार्थ को छीन लिया, फिर तू अर्नब को लाइक करती थी तो उसने अर्नब को भी तुझसे छीन लिया। पता नहीं इसमें क्या है जो सारे लड़के बस इसी के पीछे लगे रहते हैं और उसको ही देखते रहते हैं। नेहा उस वीडियो क्लिप को देखकर गुस्से में कांप रही थी। आग पहले ही लग चुकी थी और जसमीत ने उसको भड़काने का काम भी कर दिया था। इस कमीनी की ये मजाल, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। बहुत पॉपुलर हो रही है ना, अब मैं उसका वो हाल करूंगी कि वो खुद ही सबसे छुपती फिरेगी। नेहा ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला। तीसरा पीरियड ओवर होने के बाद आलिया वॉशरूम गई तो पहले से ही उस पर घात लगाए हुए अदिति, जसमीत और नेहा भी उसके पीछे लगी। वॉशरूम में फ्रेश होकर आलिया ने जैसे ही बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की तो पाया कि दरवाजा तो बाहर से किसी ने ब्लॉक कर दिया था। कोई है? दरवाजा खोल दो प्लीज। उसने दरवाजे को पूरा हिला डाला, लेकिन किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले कि वो बाहर निकलने के लिए कोई और आइडिया सोच पाती, किसी ने ऊपर से बाल्टी भर के ठंडा पानी उसके ऊपर डाल दिया। छोटे से कैबिन में आलिया के पास कहीं भी बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बर्फीले पानी की ठंड उसकी हड्डियों में समा रही थी। आलिया ने पूरी ताकत से चीखते हुए फिर से दरवाजे को धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 2 मिनट बाद जब वो कुछ सोचने के लायक हुई तो उसने जल्दी से अपने पॉकेट से वो पुराना दादाजी के जमाने वाला कीपैड फोन निकाला और जल्दी से सुमन को कॉल किया। सुमन फौरन भागकर वॉशरूम में आई। किसी ने दरवाजे के हैंडल पर वाइपर फंसाया हुआ था। उसने फौरन वो वाइपर निकालकर दरवाजा खोला तो देखा सर से पांव तक पूरी तरह से आलिया भीगी हुई एक कोने में दुबकी खड़ी थी। ओह माय गॉड, ये किसने किया? आलिया कुछ बोलने की बजाय रोने लगी। सुमन ने फौरन उसको चुप कराते हुए बाहर निकाला। चुप हो जा, चुप हो जा, अब मैं आ गई हूँ ना, रो मत। बस ये बता कि ये किसने किया? तूने देखा था किसी को? बस एक बार नाम बता दे, मार मार के ना इसी टॉयलेट में घुसेड़ दूंगी। वो भड़कते हुए बोली। आलिया ने बाहर आकर उससे कहा,
ये सब जाने दे सुमन, पहले एक काम कर, मेरे लिए आज का एब्सेंट नोट लिख दे। मैं अब ऐसी कंडीशन में क्लास में नहीं जा सकती। वो पूरे सिर से पैर तक भीगी हुई थी। ओके, मैं समझ गई, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए आज का एब्सेंट नोट लिखकर टीचर को दे दूंगी और तेरा बैग भी तेरे घर पर ले आऊंगी, तू जा आराम से। आलिया ने उसको एक जबरदस्ती की स्माइल दी और धीरे से बाहर चली गई। सुमन ने क्लास में जाकर उसके लिए एब्सेंट नोट लिखा और जाकर इंचार्ज सर को दे दिया। वो वापस क्लास में आई तो देखा क्लास में एक नए टीचर आ चुके थे। इससे पहले वो कभी क्लास में नजर नहीं आए थे, इसलिए उसको लगा कि शायद ये ट्रायल पर पढ़ाने आए हैं। वो उनसे अंदर आने की परमिशन लेकर अपनी सीट पर आकर बैठ ही रही थी कि बहुत जोर से बाहर से गड़गड़ाने की आवाज आई। जब उसने खिड़की के बाहर देखा तो आसमान में बिल्कुल काले काले बादल थे और हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। सुमन जैसे ही फिर से सीट से उठी, टीचर ने फौरन उसको टोक दिया। Hey you, what happened? बिना मेरी परमिशन के कोई अपनी सीट से नहीं उठेगा। Sit down. अगर नेक्स्ट टाइम किसी लेक्चर को बीच में डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो क्लास से बाहर कर दूंगा। सुमन उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, सर मेरी फ्रेंड आलिया को किसी अर्जेंट काम की वजह से छुट्टी लेकर घर जाना पड़ा है और बाहर बारिश स्टार्ट हो गई है। वो अपना छाता भी नहीं लाई थी, इसलिए मैं शट अप। मैंने कहा ना, मुझे क्लास में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। वो बारिश में भीगती हुई जा रही है तो उससे क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा काम है क्लास के लेक्चर पर फोकस करना, ना कि बीच में डिस्टर्ब करना। सिट डाउन। उन्होंने बीच में ही उसको डांट कर वापस बिठा दिया। सुमन को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मजबूरी में अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए वो चुपचाप बैठ गई। वो सोच रही थी कि अब तक आलिया को बस मिल गई होगी, बस में होगी तो वो भीगने से बच जाएगी। तभी क्लास के पीछे से डेस्क पर किसी ने जोर से पंच मारा। बाकी स्टूडेंट्स के साथ सुमन ने भी पीछे मुड़कर देखा तो अर्नब गुस्से में खड़ा होकर सुमन से बोला, क्या कहा तुमने? आलिया एब्सेंट लीव लेकर बीच में ही चली गई है? उसकी ये करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं समझ गया, वो मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही है। वो बदमाश लड़की इसलिए आज छुट्टी ली है। खुद को बड़ी शातिर समझती है, लेकिन उसकी ये चालाकी किसी काम नहीं आएगी। वो सुमन को देखकर भड़कते हुए तेज आवाज में बोला। सुमन भी अर्नब की तरह बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती थी। अर्नब ने जो उससे इतना कुछ कहा था तो सुमन को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो भी डेस्क पर हाथ पलटकर खड़ी हो गई और तेज आवाज में बोली, मुझ पर चिल्लाना बंद करो, समझे? तुम्हें पता भी है कि वो लीव लेकर क्यों गई है? उसको किसी ने वॉशरूम में लॉक कर दिया था और उस पर ठंडा पानी भी डाल दिया था। सिर से पैर तक वो पूरी तरह से भीगी हुई ठंड से कांप रही थी और तुम चाहते हो कि ऐसी हालत में वो क्लास में वापस आकर सबके सामने अपना मजाक उड़वाती? अर्नब ने जब ये सुना तो उसकी भौं तन गई। क्या किसी ने आलिया को जानबूझकर परेशान किया? उसकी आलिया को? तुम दोनों बस बहुत हुआ, इसके बाद मैं कोई वार्निंग नहीं दूंगा। अब चुपचाप बैठ जाओ या क्लास से बाहर कर दूंगा। देखो सर, यहाँ किसी ने मेरी आलिया को परेशान किया है, उसको तो मैं ढूंढ कर उसका हाल तो बेहाल कर ही दूंगा। और अगर फिर से तुम बीच में बोले ना सर, तो तुम्हारी क्लास अब मैं लूंगा। वो खुलेआम सबके सामने टीचर को यूं धमकाता हुआ तेजी से खुद ही क्लास के बाहर निकल गया। अर्नब के तेवर देखकर उस नए टीचर की उसको रोकने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बजाय वो दांत पीसते हुए सुमन से बोला, तुम मैं ट्रायल पर आयो ना अभी? चुपचाप अपना लेक्चर कंप्लीट करो और चलते बनो। सुमन ने भी गुस्से से भड़कते हुए जवाब दिया और धम्म से सीट पर बैठकर अपने आप बड़बड़ाई, सबने मिलकर दिमाग खराब करके रखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ईशान भी सुमन के तेवर देखता ही रह गया। उसने इससे पहले कभी भी सुमन को इतने गुस्से में नहीं देखा था। बाप रे, ये लड़की है या तूफान? वो उसको देखकर सोचता ही रह गया। फिर अचानक उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ी। उसने देखा अर्नब बरसात में भीगते हुए भागा चला जा रहा था। ये देखकर वो समझ गया कि ये इस मूसलाधार बारिश में कहाँ जा रहा था। उसने फौरन अपने पॉकेट से फोन निकाला और सिद्धार्थ के लिए एक मैसेज टाइप करने लगा। कॉलेज कैंपस के बाहर आकर अर्नब ने आलिया को चारों तरफ ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं दिखी।
वो और आगे लगभग आधा किलोमीटर भागता हुआ आया। बस स्टॉप के पास आलिया खड़ी हुई बस का इंतजार कर रही थी। वो बस स्टॉप की शेड के कोने में पूरी भीगी हुई खड़ी थी और किसी चिड़िया की तरह कांप रही थी। पानी उसके कपड़ों से टपक रहा था और उसके चेहरे से जैसे खून बिल्कुल गायब हो गया था, जिससे उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और होंठ भी किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहे थे। वो रही बेवकूफ कही की अभी भी वहीं खड़ी होकर बस का वेट कर रही है। वो उसको देखकर जल्दी से वहां पहुंचा और उसका कंधा पकड़कर झंझोड़ दिया। आलिया, यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी ये हालत किसने की? आलिया में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो पलटकर उससे बहस करती। वो अपने भोले से चेहरे से पलके झपकाते हुए अर्नब को बस देखी ही जा रही थी। मुझे सॉलिड इंटेंशन हो रहा है कि यहाँ अर्नब कुछ गड़बड़ करेगा और वहां सिद्धार्थ की एंट्री होगी और ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है? प्लीज 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 सिद्धार्थ को वापस नॉर्मल कर दो यार। आई एम सो मिसिंग सिद्धार्थ एंड आलिया की लव स्टोरी, है ना? होपफुली शायद ऐसा ही हो। जानने के लिए जरूर सुनिए हमारा अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 106, आर या पार। बारिश अब थम चुकी थी। आलिया का वो भीगा हुआ चेहरा देखकर अर्नब का सारा गुस्सा एकदम से शांत हो गया। तुमने मुझे क्लास में आकर क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ किसी ने ऐसा किया है? फिर चाहे वो जो भी होता, मैं उसको किसी भी हाल में छोड़ता नहीं। तुम्हें सबसे पहले मुझे बताना चाहिए था। क्या तुम्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है मुझ पर? वो अपने दांत पीसता हुआ बोला। आलिया कुछ नहीं बोली। सर्दी लगने की वजह से उसकी गले से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। तभी एक बूंद उसके नाजुक से गालों पर गिरी और फौरन नीचे लुढ़क गई। ऐसा लगा जैसे उसके गालों से आंसू बहकर ठोड़ी तक चला गया हो। ये देखकर अर्नब का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया। वो उसके और करीब आया और अपनी एक उंगली से आलिया के चेहरे से उस बूंद को पोंछ दिया। कुछ कहो भी, इस तरह स्टैच्यू बनकर क्यों खड़ी हो? लेकिन आलिया उसको कोई भी जवाब नहीं देने वाली थी। जिन्होंने आलिया की यह हालत की थी, वो लोग चाहे जो भी रहे हो, लेकिन वो उसको अपने किसी मामले में इन्वॉल्व करना नहीं चाहती थी। वो तो बस उससे जितना हो सके उतना दूर जाना चाहती थी। अर्नब उसके ऐसे रिएक्शन पर झुंझलाने लगा। आलिया ने उसको कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन बिना कुछ कहे ही वो ये समझ गया था कि वो उसको रिजेक्ट कर रही थी। क्या रॉकी की वजह से? उसने एक गहरी सांस ली और अपनी जिंदगी में शायद पहली बार उसने किसी से ऐसी बात बोली थी। आलिया, मैं समझ गया कि कल जो मैंने रॉकी पर हाथ उठाया, तुम्हें ये बात बहुत बुरी लगी थी। तुम इसलिए नाराज होना मुझसे, है ना? लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे सभी दोस्तों से दूर रहूंगा। आलिया अभी भी खामोश खड़ी थी। अर्नब समझ गया कि वो यही सोच रही होगी कि सिद्धार्थ भी तो उसके दोस्तों में से एक है, लेकिन वो उससे कभी ना भिड़ने का आलिया को कोई वादा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो ये सच जानता था कि सिद्धार्थ से उसकी दुश्मनी इस जन्म में कभी खत्म नहीं होने वाली। कुछ बोलोगी भी या नहीं? अर्नब ने झुंझलाते हुए पूछा। आलिया ने उसकी तरफ देखा, फिर धीमी सी आवाज में बोली, मुझे घर जाना है, मैं बस का वेट कर रही हूँ। फिर वो कुछ सोचकर 2 सेकंड बाद बोला, ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ घर तक चलता हूँ। आलिया ने धीरे से उसकी तरफ अपना सिर उठाकर देखा, फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? पैसे? नहीं तो, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? उसने उसके सामने अपनी मुट्ठी खोली और उसमें से 10 रुपए का एक नोट निकालकर दिखाया। मेरी पॉकेट के सारे नोट भीग गए हैं और खराब हो गए हैं। ये नोट भी मैंने सुमन से लिया है। मेरे पास बस एक ही टिकट के लिए पैसे हैं। सीरियस एटीट्यूड में खड़े अर्नब को उसके भोलेपन पर एकदम से हंसी आ गई। फिर उसने पॉकेट से अपना फोन निकाला और बोला, रुको, अभी मैं अपने ड्राइवर को बुलाकर गाड़ी यहीं मंगवाता हूँ।
कॉल उठाते ही उसने अपने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दिया कि 5 मिनट के अंदर एक्सेल कॉलेज के पास के बस स्टॉप पर पहुंच जाए। अभी उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया ही था कि उसके सामने एक लग्जरियस पॉश कार आकर रुकी और उसमें से एक ब्लैक सूट और व्हाइट गॉगल्स पहने हुए ड्राइवर एक छतरी लेकर बाहर निकला और बड़ी इज्जत के साथ पीछे की सीट का दरवाजा खोला। पिछली सीट पर एक जाना पहचाना सा शख्स बैठा हुआ था। वो शख्स कार से बाहर निकला, छाता हाथ में लिया और आलिया के पास पहुंचा और बिल्कुल सीरियस टोन में उसको ऑर्डर दिया, कार में बैठो। Damn it, सिद्धार्थ, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? आलिया उसको इस तरह यहाँ देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह गई। अर्नब ने झुंझलाकर आलिया की बाह पकड़ ली और सिद्धार्थ के सामने घमंड से तनकर बोला, मैं आलिया को अपनी कार में घर भेज रहा हूँ, समझे? तुम बीच में अपनी टांग मत अड़ाओ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने अर्नब की बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसने बड़े ही इत्मीनान से आलिया की तरफ देखा और उससे पूछा, तुम बताओ आलिया, तुम किसके साथ जाना पसंद करोगी? उसका ये बेकार के समय पर अटपटा सा सवाल पूछना आलिया को बड़ा ही अजीब लगा, लेकिन उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उसने गुस्से से उससे बोला, हटो मेरे सामने से। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। आलिया ने उसी टोन में सिद्धार्थ से कहा जिस टोन में पहले उसने आलिया से कहा था। सिद्धार्थ को अपना जवाब मिल गया था। ये देखकर अर्नब को हंसी आ गई। उसको सिद्धार्थ की बेइज्जती करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसकी आलिया ने ही उसका काम खुद ही कर दिया था। मेरे लिए तुम दोनों को ही परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस से चली जाऊंगी। मैं कोई तुम लोगों का खिलौना नहीं हूँ जिसे पाने के लिए तुम दोनों छोटे बच्चों की तरह झगड़ रहे हो। मैं तुम दोनों में से किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हूँ, समझे तुम दोनों? अभी तक जिस आलिया के गले से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी, अब वो अपनी बची कुची ताकत से उन दोनों पर चिल्ला रही थी। ये सुनकर सिद्धार्थ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जैसे ही आलिया को लगा कि अब वो यहाँ से चला जाएगा, वो उसके पास गया और उसकी नाजुक सी गोरी कलाई पकड़कर उसको अपने पास खींच लिया। तो तुम पक्का मेरे साथ नहीं चल रही हो? उसने अपने दोनों भौं चढ़ाकर धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा। उसकी इस हरकत पर आलिया उसको बस देखती ही रह गई। उसके बदन में इतनी जान नहीं बची थी कि वो इन सब का विरोध कर पाती। सिद्धार्थ ने बेरहमी से आलिया की कलाई पकड़कर जबरदस्ती उसको कार की पिछली सीट पर डाल दिया और उसके बाद अर्नब के सामने ऐसे रिएक्ट करके खड़ा हो गया जिससे आलिया को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने वाली रेस में वो जीत गया हो। आखिर फिर से तू वही दोहरा रहा है ना? फिर से तू मेरी गर्लफ्रेंड छीन रहा है जैसे तूने पहले छीनी थी। अर्नब की आंखों में जैसे खून उतर आया हो। अपने इस गुस्से पर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहा और उसने सिद्धार्थ के चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारा। लेकिन ये देखकर उसको हैरानी हुई कि सिद्धार्थ ने बचने की जरा भी कोशिश नहीं की और उसका पंच सीधा उसके चेहरे पर जाकर लगा और उसके होठों पर खून छलक आया। मुस्कुराते हुए उसने अपने हाथ से अपने होठों का वो खून पोंछा और खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, मैं चाहता तो तेरी इस हरकत का जवाब दे सकता था, लेकिन फिलहाल मुझे तेरी हार की बौखलाहट तेरी आंखों में साफ दिखाई दे रही है। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तेरा ये पंच इंटरेस्ट के साथ तुझे वापस जरूर करूंगा। होठों के किनारे से खून बहने पर भी वो उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट देखकर अर्नब का गुस्सा और भी भड़क गया। उसने पूरा इरादा कर लिया था कि आज वो सिद्धार्थ से आर या पार का फैसला कर देगा। वो उसको कुछ कहता कि उससे पहले दोनों को ड्राइवर की आवाज सुनाई थी, सर, मिस आलिया। जब सिद्धार्थ ने कार की पिछली सीट पर देखा तो उस पर आलिया बेहोश पड़ी थी और उसका चेहरा बिल्कुल बेजान सा लग रहा था। अर्नब के सामने रिलैक्स मूड में खड़े सिद्धार्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन एक सेकंड में बदल गए। वो एकदम से घबरा गया और फौरन कार में बैठकर आलिया का सिर उठाकर अपनी गोद पर रख लिया और ड्राइवर को ऑर्डर देते हुए बोला, फौरन पास के किसी हॉस्पिटल लेकर चलो, जल्दी। ये सब कुछ बस कुछ ही सेकंड में हुआ और अर्नब की आंखों के सामने वो आलिया को अपनी कार में लेकर गोली की तरह वहां से निकल गया। अर्नब ने फौरन तेजी से भागकर कार का दरवाजा पकड़कर खोलना चाहा, लेकिन अब तक कार उसकी पहुंच से दूर निकल गई थी और कार पानी के छींटे उड़ाती हुई न जाने कहां ओझल हो गई।
और अर्नब उसे घूरता हुआ वहीं खड़ा रह गया। ये तो जबरदस्त लव ट्रायंगल लग रहा है। आलिया को अब डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि वो किसके साथ जाएगी, वरना ये कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ेगा। और इस कंफ्यूजन में एक प्रेशर भी बढ़ेगा जब तीनों में से कोई ना कोई गलत फैसला लेगा। गाइस, ये सिचुएशन कई बार हमारी लाइफ में आती है जब हम सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाते। हम बस मोमेंट में बहते हैं और हमें लगता है कि जो अभी हो रहा है वो सही है। हम भूल जाते हैं कि आगे जो होगा वो शायद सही नहीं होगा और न जाने कितनों की जिंदगियां इफेक्ट करेगा। तो प्लीज, अगर आप ऐसी किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंसे हैं और चाह कर भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। डिसीजन लीजिए और जिंदगी को रिजॉल्व कीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे मोमेंट्स ही ना आगे जाकर जिंदगी को ब्यूटीफुल बनाते हैं या उलझा देते हैं। आलिया, सिद्धार्थ और अर्नब की स्टोरी सुलझेगी या उलझेगी? क्या आलिया सही डिसीजन ले पाएगी? क्या वो समझ पाएगी कि उससे वाकई कौन प्यार करता है? जानेंगे अपने अगले एपिसोड ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 107, इंटेंस केयर। हॉस्पिटल। देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मिस आलिया की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। सर्दी लगने से और कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो गई थी। मैंने ग्लूकोज की ड्रिप लगा दी है, थोड़ी देर में इनको होश आ जाएगा। इतना कहकर डॉक्टर चले गए। आलिया फिलहाल खतरे से बाहर है, ये सुनकर सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली। जब उसने पलटकर सोती हुई आलिया का कमजोरी से मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो उसको बड़ा अफसोस हुआ। उसको चुलबुली से आलिया का हरदम मुस्कुराता हुआ चेहरा ही पसंद आता था। ये बात और थी कि उसने कभी भी ये उसके सामने जाहिर नहीं किया था। खुद को एक डॉक्टर की लड़की कहती है और अपना ख्याल भी ढंग से नहीं रख पाती। सिद्धार्थ ने आलिया के पीले से चेहरे को देखकर मन ही मन कहा। पहले उसने आलिया को रोहित के सीने से लगते हुए देखा, फिर अर्नब को उसको जबरदस्ती ले जाते हुए देखा। ये सब देखकर बार बार उसका दिल टूटा था, लेकिन उसने अपने दिल के जख्म किसी को नहीं दिखाए, अपने दिल का हाल किसी को नहीं बताया। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से वो आलिया से कुछ उखड़ा उखड़ा सा था। आलिया को दूसरों के साथ देखकर पहले तो उसके दिमाग ने उससे कहा कि ये उसकी लाइफ है, मैं कौन होता हूँ उसमें इंटरफेयर करने वाला, वो अपनी लाइफ जैसे चाहे वैसे जिए। लेकिन आखिर में उसके दिल ने उसके दिमाग का साथ नहीं दिया और उसने आलिया को किसी और के साथ सोचने से भी इनकार कर दिया। आलिया के जिस हाथ में ड्रिप लगी थी, सिद्धार्थ उसको अपने हाथ में लिए बैठा रहा और उसके ठंडे हाथों को अपने हाथों की गर्माहट पहुंचा रहा था। इसी तरह वो घंटों बैठा रहा। जब लास्ट ड्रिप आधी चढ़ चुकी थी तो आलिया की पलकें जरा सी हिली और कुछ मिनट में उसने अपनी आंखें खोल दी। जब उसने अपने बेड के सिरहाने सिद्धार्थ को बैठे हुए देखा तो शॉक्ड रह गई। सिद्धार्थ? वो उसकी आवाज सुनकर ये यकीन करना चाहती थी कि हॉस्पिटल में उसके सिरहाने के पास बैठा हुआ ये शख्स सिद्धार्थ ही है ना, या अभी भी वो नींद में कोई सपना देख रही है। वो बिना उसकी तरफ देखे हाथ में पकड़ी हुई मैगजीन के पन्ने पलटता हुआ बोला। वो अभी भी उससे बात नहीं कर रहा था। आलिया ने बड़े धीरे से उससे पूछा, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ ने अपने चेहरे के सामने से मैगजीन हटाकर उस पर तंज कसते हुए कहा, तुम्हारे जागने का वेट कर रहा था ताकि तुम्हारे जागते ही इलाज के पैसे ले लूं। पैसे? अरे तुम्हें सर्दी लग गई थी और वीकनेस की वजह से तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले आया। वो एक अलग ही टोन में बोला। उसके ताना मारने की वजह से आलिया को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर तभी उसने अपने हाथ में एक हल्की सी गर्माहट महसूस की। उसने अपना सिर घुमाकर देखा तो सिद्धार्थ ने उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ रखा था, लेकिन उसने आलिया का हाथ छोड़ने की बजाय उसको कसकर पकड़ लिया। आलिया ने हकलाते हुए कहा, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? लेकिन सिद्धार्थ ने बिल्कुल नॉर्मल होकर जवाब दिया, तुम्हारा हाथ थोड़ा ठंडा था
और ठंडे हाथों में अगर ड्रिप लगती है तो उसमें सूजन आ जाती है, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ को रगड़कर थोड़ी गर्माहट दे रहा था। वैसे बात तो सही थी, लेकिन आलिया को महसूस हो रहा था कि सिद्धार्थ की हाथ पकड़ने की सिर्फ यही एक वजह नहीं हो सकती। सिद्धार्थ को भी लगा कि आलिया अपना दिमाग चलाकर उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचने लगेगी, इसलिए उसने दूसरे हाथ से उसके सिरहाने के पास का तकिया उठाकर उसके चेहरे के सामने रख दिया ताकि वो उसको देख ना सके, और उसको ऑर्डर देके बोला, आप कोई फालतू सवाल नहीं, चुपचाप सो जाओ। आलिया की धीमी सी आवाज तकिया के पीछे से आई। वो अपनी आंखें बंद करके पिछले 2 दिनों में हुई घटनाओं और सिद्धार्थ के नेचर में हुए बदलाव के बारे में सोचने लगी, लेकिन उसका दिमाग इतना थक चुका था कि वो ज्यादा कुछ सोचे बिना ही गहरी नींद में सो गई। उसके सो जाने के बाद सिद्धार्थ ने उसके चेहरे के सामने से तकिया हटा दिया और एकटक उसको गहरी नींद में सोते हुए देखता रहा। हॉस्पिटल के उस प्राइवेट वार्ड के बाहर अर्नब सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड से उलझा हुआ था। हटो मेरे रास्ते से, अंदर मेरी गर्लफ्रेंड एडमिट है, मुझे उसे देखने जाना है। 2 गार्ड्स उसका रास्ता रोकते हुए बोले, सॉरी सर, हम आपको अभी अलाउ नहीं कर सकते। सिद्धार्थ सर का ऑर्डर है कि जब तक मैम को होश नहीं आ जाता तब तक सिर्फ उनके फैमिली मेंबर्स और डॉक्टर्स को ही अंदर आने की परमिशन दी जाए। सिद्धार्थ का नाम सुनते ही जैसे उसके तन बदन में आग लग गई, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करते हुए बोला, मुझे बस ये देखने दो कि आलिया को होश आया है कि नहीं। लेकिन बॉडीगार्ड ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसको अंदर नहीं जाने दिया। वो अकेला वहां उन सब से भिड़कर अंदर नहीं जा सकता था। वो गुस्से से दांत पीसता हुआ उन सबको घूर रहा था कि तभी उसका फोन बजा। जब उसने देखा तो मुस्कान की कॉल थी। उसने कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से मुस्कान की धीमी सी आवाज आई, अर्नब, आज आपको अंकल जी ने जल्दी घर बुलाया है। 1 घंटे बाद बिजनेस पार्टी होनी है, आप जल्दी घर आ जाइएगा। वो डरते हुए बोली कि कहीं अर्नब नाराज ना हो जाए, लेकिन उसका मूड तो सिद्धार्थ की वजह से पहले ही खराब था और मुस्कान की कॉल के बाद तो वो और भी भड़क गया। वो उस बेचारी पर चिल्लाते हुए बोला, तुम खुद को समझती क्या हो? मैं तुम्हारा कोई नौकर हूँ क्या जो तुम्हारे ऑर्डर्स मानूंगा? नौकर तुम हो समझी, मेरे बाप की सेक्रेटरी बनकर मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। रखो फोन। सिद्धार्थ का पूरा गुस्सा उसने मुस्कान पर निकाल दिया और डांट कर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसकी फटकार सुनकर मुस्कान की आंखों में आंसू आ गए। अर्नब ने फौरन कॉल करके अपने फैमिली बॉडीगार्ड्स को बुलवाया। 10 मिनट बाद ब्लैक सूट पहने हुए और ब्लैक गॉगल्स लगाए हुए लगभग 8-10 हट्टे कट्टे आदमी हॉस्पिटल पहुंच गए। क्या ख्याल है, अब भी मुझे अंदर जाने दोगे या फिर अभी भी रोकोगे? उसे गेट पर खड़े हुए सिद्धार्थ के 2 गार्ड से बड़े मुस्कुराते हुए कहा। अर्नब के 10 बॉडीगार्ड्स ने सिद्धार्थ के दोनों बॉडीगार्ड्स को जबरदस्ती रोक लिया और अर्नब ने जोर से किक मारकर दरवाजा खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर उसका पारा हाई हो गया। आलिया को ड्रिप के ग्लूकोज चढ़ाए जा रहे थे। वो किसी सपने में खोई हुई आराम से सो रही थी और सिद्धार्थ उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बैठा था। उसको आलिया की हल्की हल्की सी आवाज सुनाई थी, जैसे वो करहाते हुए कह रही हो, सिद्धार्थ, तुम जाना मत, मुझे छोड़कर मत जाना। ये उसका वहम था या वो सच में सिद्धार्थ को न जाने के लिए कह रही थी? लेकिन सिद्धार्थ को उसके पास देखकर उसका मूड पूरी तरह से खराब हो गया। अर्नब उससे बाहर लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वो आलिया को सोते में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। उसकी तबीयत अब कैसी है? उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए सिद्धार्थ से पूछा। बेटर, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या तुम यहाँ भी झगड़ा करना चाहते हो? मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि आलिया की तबीयत ठीक नहीं है और वो सो रही है, लेकिन तुम अगर फिर भी नहीं मानोगे तो मुझे तुमको पीटने में जरा भी तकलीफ नहीं होगी। उसने आलिया का हाथ धीरे से बिस्तर पर रखा और अपनी शर्ट की आस्तीन मोड़ते हुए चैलेंज भरे अंदाज में अर्नब के सामने खड़ा हो गया। उसको इस तरह से चैलेंज करते हुए देखकर अर्नब हंस पड़ा और एक तिरस्कार भरी हंसी हंसता हुआ उससे बोला, मुझे धमका रहे हो? डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मुझे आलिया की फिक्र है। तुमसे बेवजह उलझकर मैं यहाँ आलिया की प्रॉब्लम बढ़ाने नहीं आया हूँ।
उसने गहरी नींद में सोती हुई आलिया को एक नजर देखा। उसका मासूम सा चेहरा देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। फिर वापस सिद्धार्थ को घूरते हुए आंखों ही आंखों में उसको वार्निंग देता हुआ वहां से बाहर निकल गया। अगर मेरी किस्मत में आलिया का प्यार नहीं तो उसकी नफरत ही सही। ये सोचते हुए अर्नब का चेहरा सख्त हो गया और मुट्ठियां कस गई। जोशी फैमिली। अर्नब के पिता अंगद जोशी डिनर टाइम पर बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर हेड ऑफ द फैमिली की चेयर पर बैठे हुए अर्नब की खाली कुर्सी को देखकर काफी गुस्से में थे। आज फिर से वो उनकी बात को नकार कर उनके बुलाने पर भी घर नहीं आया। वो गुस्से से मुस्कान को देखकर बोले, मैंने तुमसे कहा था ना कि उसको कॉल करके घर पर बुलाओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए वो डिनर टाइम तक हर हाल में आ जाए। तुमने सुना नहीं था क्या? जी सर मैंने अर्नब सर को कॉल करके कह दिया था, लेकिन शायद वो उस टाइम पर कहीं बिजी थे, इसलिए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। मुस्कान अपना सिर झुकाए मिस्टर अंगद से कांपती हुई आवाज में बोली। अर्नब को घर लाने के लिए उन्होंने जो आदमी भेजे थे उनके साथ अर्नब वापस आ गया। उसको देखकर उनके चेहरे पर ज्यादा खुशी नहीं थी। वो उसको घूरते हुए बोले, अब तुम बड़े हो चुके हो, कॉलेज में पहुंचने के बाद भी तुम्हारी हरकतें किसी स्कूल की बच्चे की तरह हैं। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब होगा? वो उस पर लगभग चिल्लाते हुए बोले। ओह अंगद, इसको इस तरह से मत डांटो, अब वो कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना है, मैच्योर हो गया है, धीरे धीरे जिम्मेदारियों का एहसास भी होने लगेगा। तुम गुस्सा मत करो डार्लिंग, तुम तो जानते हो ना, ज्यादा गुस्सा करने से तुम्हारा बीपी बढ़ जाता है, और अगर एक लड़की के लिए थोड़ा बहुत झगड़ा कर भी लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आखिर हमारा बेटा खूबसूरत है, जवान है, मैं इसको प्यार से समझा दूंगी, ये धीरे धीरे समझ जाएगा। अर्नब की सौतेली माँ रश्मि मक्कारी भरी मुस्कुराहट होठों पर लाते हुए बोली। बाहर से वो हमेशा ही अंगद के सामने अपनी बहुत अच्छी इमेज दिखाती थी, जबकि अंदर ही अंदर उसके दिल में अपने सौतेले बेटे अर्नब के लिए नफरत भरी हुई थी। अपने लड़के की ये करतूत सुनकर अंगद जोशी और भी ज्यादा भड़क गए और उन्होंने अर्नब को एक जोरदार थप्पड़ मारा। गुस्से से वो थर थर कांप रहे थे। ये लड़का हमारे एम्पायर को खत्म कर देगा, इसकी ऐसी ही हरकतों से मेरे इतने सालों की मेहनत को धूल में मिला देगा ये। लिसन अर्नब, दिस इज माई लास्ट वार्निंग, अगर तुमने गलती से भी ऐसा काम दोबारा किया जिससे जोशी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल जाए तो मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा और तेरे नाम से अपना नाम अलग कर दूंगा। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, खुद को सुधार लो। ये कहकर वो गुस्से में ही खाना बीच में छोड़कर चले गए। अर्नब की आंखों में उस औरत के लिए जिसे खून उतर आया था, जिसने बड़ी ही चालाकी से उसकी चुगली भी कर दी थी और अंगद के सामने अच्छे बनने का बढ़िया नाटक भी किया। बाप बेटे की ये झड़प देखकर मुस्कान बहुत दुखी हुई। वो जानती थी कि अर्नब के पिता उसका भला चाहते हैं और शायद इसीलिए उस पर गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन ये बात वो अर्नब को समझा नहीं सकती थी। अर्नब इस अपमान से नाराज होकर बाहर चला गया। मुस्कान उसका हर दुख अपने ऊपर लेकर उसको खुश देखना चाहती थी, लेकिन उस जगह पर वो उसके लिए चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस घर में उसकी हैसियत कुछ भी नहीं थी। मुझे लगता है कि अर्नब को मुस्कान पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कई बार जो हमारे पास होता है हम उसे भुलाकर जबरदस्ती कुछ हासिल करने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो जबरदस्ती वाली चीज तो हमें नहीं मिलती, और अगर मिल भी जाती है तो वो एक अचीवमेंट नहीं होता, वो कुछ पाना नहीं होता, सिर्फ हासिल करना होता है। लेकिन जो रियल में हमारे लिए वर्थफुल होता है ना, हम कई बार उसको अवॉइड कर देते हैं। अपने आसपास जो सच्चा प्यार है उसे पहचानिए। आगे अर्नब, सिद्धार्थ और आलिया और अब तो मुस्कान भी की लाइफ में जो कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, क्या वो सुलझ पाती है? क्या एक दूसरे की वैल्यू और क्या एक दूसरे की सही मैच ये लोग समझ पाते हैं? जानेंगे अपने अगले एपिसोड में, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जरा आलिया के हालचाल समझते हैं।
Chapter 108 Fan's Gift। जब आलिया दोबारा सोकर उठी तो बाहर अंधेरा हो चुका था। उसकी कलाई में लगी हुई ड्रिप की बोतल अब खत्म हो चुकी थी और सिद्धार्थ अभी भी वहीं पर कुर्सी पर बैठा हुआ अपना सिर पीछे टिकाकर सो गया था और मैगजीन उसकी गोद में रखी हुई थी। उसके उठते ही सिद्धार्थ की आंख भी फौरन खुल गई। सिद्धार्थ ने अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रगड़ते हुए उसकी सुस्ती दूर की। दोनों की आंखें चार हुई, लेकिन दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला। कुछ सेकंड बाद आलिया ने हिम्मत करके कहा, मुझे घर जाना है। ये सुनकर सिद्धार्थ उठा और बाहर चला गया और 5 मिनट बाद डिस्चार्ज पेपर लेकर बिल्कुल उसके करीब आ गया और अपने दोनों हाथों से उसको किसी राजकुमारी की तरह उठा लिया। आलिया की आंखें हैरत से और बड़ी हो गई और उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। वो सिद्धार्थ की इस हरकत पर बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। सिद्धार्थ, तुमने मुझे गोद में क्यों उठाया है? मैं चल सकती हूँ, मुझे नीचे उतारो। आलिया ने उसको रिबाइंड कराते हुए कहा, लेकिन सिद्धार्थ ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं और उसी तरह से उसको अपनी गोद में उठाए हुए वार्ड से बाहर आ गया। हॉस्पिटल के लोग भी सिद्धार्थ की गोद में आलिया को देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर आलिया के गाल शर्म से लाल हो गए। हॉस्पिटल से बाहर आकर उसने आलिया को जैसे ही अपनी कार में बिठाया तो सिर टकरा जाने के डर से उसने ना चाहते हुए भी सिद्धार्थ के गले के चारों तरफ अपनी बाहें लपेट ली। अपने गालों से उसका गाल छूते ही सिद्धार्थ 2 सेकंड के लिए बिल्कुल स्टैच्यू हो गया। फिर उसको और भी ज्यादा संभाल कर अंदर बिठाया और उसको सेफ्टी बेल्ट लगाकर उसको कंबल में लपेट दिया और खुद भी दूसरी तरफ से उसके पास आकर बैठ गया। फिर पॉकेट से अपना फोन निकालकर उसमें पता नहीं क्या करने लगा। आलिया कंबल में लिपटी हुई सहमी नजरों से उसको देख रही थी और ये जानना चाह रही थी कि वो ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम कर रहा है। वो धीरे से खिसक कर उसके पास आ गई और अपनी नजरें तिरछी करके उसके फोन में झांकने लगी। सिद्धार्थ उसकी तरफ देखे बिना ही भारी सी आवाज में बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? उसके सवाल पर आलिया सकपका गई, लेकिन फिर बोली, कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस ये देख रही थी कि तुम फोन में क्या कर रहे हो। ये कहते हुए वो उसके थोड़ा और करीब आ गई और उसके फोन में देखकर हंस पड़ी। ये क्या है? तुम ऐसे अपना टाइम पास करते हो? उसने हंसते हुए सिद्धार्थ से पूछा। ये फोन की स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक थी। उसने तो उससे बात न करने की कसम खाई थी, इसलिए वो खुद से कोई बात शुरू नहीं करना चाहता था। इसलिए अपनी झिझक को छुपाने के लिए उसने बस यूं ही फोन पकड़ रखा था और इस टाइम भी उसके सामने अपना फोन निकालकर बस यूं ही पकड़े हुए उसको यूज करने का ड्रामा कर रहा था। आलिया के झांकने के बाद उसको ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं रही। उसने अपना फोन साइड में रखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, कहो, क्या कहना चाहती हो तुम मुझसे? उसके इस तरह से डायरेक्ट पूछ लेने पर आलिया सकपका गई। फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, तुमने कहा था कि तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, तो मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि मैंने ऐसा क्या कर दिया था कि तुम मुझसे नफरत करने लगे। उसके इस सवाल पर सिद्धार्थ खामोश हो गया। ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से वो उससे दूर जाना चाह रहा था? इस सवाल का जवाब तो वो खुद भी नहीं जानता था। असल में वो उससे नफरत नहीं कर रहा था और ना ही उसको उसकी शक्ल से कोई प्रॉब्लम थी। वो उसको खुद से दूर नहीं कर पा रहा था, बल्कि खुद ही उससे दूर नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि जब से उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गई हैं, तब से वो उसके सामने आने से बच रहा था। उसने अपने आप को दूर इसलिए कर रखा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से आलिया को कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि अब वो खुद से ज्यादा आलिया के बारे में सोचता रहता था। आलिया उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। काफी देर सोचने के बाद सिद्धार्थ ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं कोई नफरत नहीं करता। ये सुनकर आलिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा खिल उठा। सच्ची? इसका मतलब अब तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो ना? अरे कहा ना नहीं,
इससे आलिया को थोड़ी हिम्मत मिली और उसने अपनी चमकती हुई आंखों से मुस्कुराते हुए पूछा, तो अब तुम मुझे इग्नोर तो नहीं करोगे ना? सिद्धार्थ ने हंसकर अपना सिर धीरे से हिला दिया, जिसका मतलब था नहीं। ये सुनकर आलिया ने सुकून की सांस ली और खिड़की के पास बैठकर मुस्कुराने लगी, जैसे छोटे बच्चों में आपसी झगड़े के बाद जो सुलह हो जाती है, उसको भी वैसी ही फीलिंग आ रही थी। अगला दिन आलिया फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई। वो कॉलेज के लिए निकलने ही वाली थी कि उसने देखा कि सिद्धार्थ भी कॉलेज जाने के लिए रेडी होकर नीचे आ गया है। उसे कॉलेज के लिए बिल्कुल रेडी देखकर वो चौंक गई। तुम्हारी चोट ठीक हो गई क्या? तुम्हें तो डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा था ना? वो उसके पास आया और स्माइल करके बोला, कल से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। डॉक्टर ने मुझे सिर्फ कुछ ही दिन के लिए एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स प्रैक्टिस के लिए मना किया है। आलिया उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। उसको सिद्धार्थ की इंजरी ठीक हो जाने की खुशी तो थी ही, और साथ ही साथ इस बात की भी खुशी थी कि अब उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो गया था। कॉलेज में लंबे टाइम से एब्सेंट रहने के बाद जब सिद्धार्थ आज कॉलेज आया तो लगभग सभी लड़कियों में खलबली मच गई। उसकी गर्ल फैन के बीच उसकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई थी। क्लास में उसका हालचाल पूछने के बहाने उसकी सीट के पास लड़कियों की भीड़ सी लग गई। कोई उसे गेट वेल सून का कार्ड दे रही थी तो कोई लव यू कार्ड्स, कोई चॉकलेट का बॉक्स। अब तो बगल में बैठी आलिया को भी प्रॉब्लम होने लगी थी। जब बेल बजी तो लड़कियां मजबूरी में वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई। आलिया को उन लड़कियों पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर सिद्धार्थ ने हंसकर उससे पूछा, क्या हुआ? मेरी फैन फॉलोइंग देखकर जलन हो रही है क्या? मुझे क्यों होगी जलन? मैं तुम्हारी फैन थोड़ी ना हूँ। अच्छा, तो फिर क्या हो? एंटी फैन? नहीं, वो तो मैं पहले थी, अब नहीं हूँ। अब हम दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए हैं। नाउ वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। वो मुस्कुराकर बड़े इत्मीनान से बोली। उसका ये कहना ही था कि सिद्धार्थ की साइड में बैठे हुए ईशान और रोहित दोनों ही हंस दिए, जैसे हंसते हुए ताना मार रहे हो कि बेटा तू चाहे जो भी कर ले, लेकिन रहेगा हमेशा फ्रेंड जोन में ही। लेकिन सिद्धार्थ ने भी पक्का इरादा कर लिया था कि आलिया के लिए मैं ना सिर्फ फ्रेंड जोन से लवर जोन में आऊंगा, बल्कि ये खुद मुझे प्रपोज करेगी। सिद्धार्थ की डेस्क पर कार्ड्स और चॉकलेट्स का ढेर लग गया था। उसने सब समेटते हुए एक तरफ किया और उनमें से एक इम्पोर्टेड इटालियन चॉकलेट फरेरो रोशर का बॉक्स खोलकर एक बाइट खुद लिया और फिर आलिया को भी ऑफर करते हुए पूछा, तुम्हें चाहिए? नो थैंक्स, ये आपकी चहेती फैंस की तरफ से स्पेशली आपके लिए है, इसलिए आप ही खाइए मिस्टर सिद्धार्थ। आलिया ने बिल्कुल साफ मना करते हुए अपना मुंह घुमा लिया, लेकिन फिर चॉकलेट की उस हिप्नोटाइज करती हुई खुशबू से उसका मन डगमगाने लगा। उसने तिरछी नजरों से फिर से चॉकलेट और सिद्धार्थ की तरफ देखा तो वो बड़े मजे से कोने में हेडफोन लगाए हुए चॉकलेट की बाइट लेकर उसको खा रहा था। आलिया को देखकर उसने फिर से इशारा करते हुए कहा, खाओगी? इस बार आलिया ने कहा, वैसे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो ले ही लेती हूँ। आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड्स नो, और फ्रेंड्स से तो हम सब शेयर करते हैं, है ना? लेकिन एक बाइट खाते ही वो कुछ सोचकर रुक गई और धीरे से उससे पूछा, सिद्धार्थ, अगर तुम्हारे फैंस को पता चल गया कि उनकी दी हुई चॉकलेट्स मैंने खा ली है तो वो मुझे पीटेंगी तो नहीं ना? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ हंस दिया और अपने कंधे उचकाते हुए बोला, अरे छोड़ो उनको, तुम बस आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। आम? अरे मेरा मतलब है चॉकलेट्स। आलिया को ये बात पसंद नहीं आई। वो उस पर बिगड़ते हुए बोली, कितनी बुरी बात है, तुम्हारी फैंस ने कितने प्यार से तुम्हारे लिए गिफ्ट्स ला कर दिया है और तुम्हें उनकी कोई कदर ही नहीं है। अगर मैं अपने फेवरेट हीरो के लिए कोई गिफ्ट लेकर आऊं और वो उसको वैल्यू ना दे तो मुझे तो बहुत खराब लगेगा। ये सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और किसी बच्चे की तरह उसको समझाते हुए बोला, तो इसमें खराब लगने वाली क्या बात है? मैं अपनी फैंस के गिफ्ट को वेस्ट थोड़ी ना कर रहा हूँ। तुम्ही ने तो कहा था ना, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो बेस्ट फ्रेंड्स तो आपस में चीजों को शेयर करते हैं ना।
आलिया ने कुछ सेकंड सोचा, फिर खुश होकर कहने लगी, हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। फिर खुद ही 2-4 और चॉकलेट्स लेकर अपनी पॉकेट में रख ली और चापलूसी भरी स्माइल करते हुए बोली, तुम माइंड तो नहीं करोगे ना? उसके इस भोलेपन पर सिद्धार्थ को हंसी आ गई। वो सोचने लगा कि काश अब ये मुस्कुराहट जिंदगी भर के लिए कहीं भी ना जाए। दोपहर बाद चीयर लीडिंग स्क्वाड को ग्राउंड में असेंबल होने के लिए कहा गया था। साथ में ये भी अनाउंस हुआ कि एक्सेल कॉलेज के इंटर कॉलेज टूर्नामेंट का अगला मैच फ्राइडे को खेला जाएगा, जिसमें एक्सेल कॉलेज की टक्कर शेरगिल प्रोफेशनल कॉलेज से होगी और वो मैच भी एक्सेल कॉलेज ही होस्ट करेगा। शेरगिल कॉलेज अपनी बेस्ट बास्केटबॉल टीम के लिए जाना जाता था, जिसकी वजह से वो कॉलेज स्टेट लेवल टूर्नामेंट भी जीत चुका था। और शेरगिल बास्केटबॉल टीम का इस टूर्नामेंट का कैप्टन बहुत ही तेज तर्रार और डैशिंग लुक्स वाला लड़का था, जिसको देखते ही लड़कियां अपना दिल दे देती थी। टूर्नामेंट का अगला मैच शेरगिल प्रोफेशनल कॉलेज के साथ होने का अनाउंसमेंट सुनते ही एक्सेल बास्केटबॉल टीम और चीयर लीडिंग स्क्वाड दोनों में ही जैसे धमाका हो गया। एक्सेल बास्केटबॉल टीम का कैप्टन अगले 1 हफ्ते तक एब्सेंट रहने वाला है और मैच 2 दिन बाद ही है। और इस बार ओपोनेंट टीम सेंट वर्गिस जैसी एवरेज टीम नहीं, बल्कि शेरगिल कॉलेज की स्टेट लेवल चैंपियंस टीम थी। ऐसे में टीम के कैप्टन अर्नब के बिना जीतना तो बहुत दूर की बात था, ढंग से मैच में टिक पाना भी मुश्किल हो गया था। बास्केटबॉल टीम के बाकी मेंबर्स भी स्पोर्ट्स टीचर से कंप्लेंट्स करने लगे, लेकिन टूर्नामेंट के सभी मैच की डेट पहले ही फिक्स है, जिसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता। ऐसे में अर्नब का सब्स्टिट्यूट मिलना बहुत मुश्किल है। अब क्या किया जाए? अर्नब को अभी ही लीव पर जाना जरूरी था, एक प्लेयर ने कहा। तो दूसरा बोला, अरे भाई, कॉलेज के मेन ट्रस्टी हैं, तो जब चाहे आए और जब चाहे चले जाएं, कोई उनसे सवाल थोड़ी कर सकता है। स्पोर्ट्स टीचर ने सबको शांत करते हुए कहा, अर्नब अभी यहाँ नहीं है और किसी काम से सिंगापुर गया है। वापस आने में 1 हफ्ता लगेगा, तब तक हमें ही मिलकर मैनेज करना होगा। पिछले मैच के बाद अर्नब से झगड़े के दौरान रॉकी की पसली पर भी चोट लग गई थी, तो वो भी इंजर्ड है अभी, इसलिए फिलहाल अगले मैच के लिए एक नई टीम भी बनानी पड़ेगी। आलिया भी समझ नहीं पा रही थी कि अब से पहले तो अर्नब कभी भी इस तरह एब्सेंट नहीं हुआ था, कि अचानक उसको सिंगापुर जाने की क्या जरूरत पड़ गई। हालांकि उसको बेहद ही घटिया एटीट्यूड की वजह से अर्नब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन ये भी सच था कि आज एक्सेल टीम को उसकी जरूरत थी। उसने सोचा कि शायद उसके कॉल करने से वो 2 दिन पहले वापस आ जाएगा, इसलिए उसने अर्नब को अपने फोन से कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार उसकी कॉल काट दी गई। हमारा विलन टर्न्ड हीरो टर्न्ड फिर से विलन न जाने कहाँ गायब हो गया। और अब क्या लगता है आपको, क्या डॉक्टर्स के मना करने के बाद भी सिद्धार्थ सब्स्टिट्यूट कैप्टन बनेगा? और ऐसा करने पर क्या उसे वाकई सीरियस चोट तो नहीं आ जाएगी? जानेंगे अपने अगले एपिसोड चैप्टर 109 में, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। आपको अब तक की कहानी कैसी लगी गाइस, प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में शेयर करके बताइएगा जरूर। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 108। एक्सेल कॉलेज की हार। आखिरकार फ्राइडे आ गया। ये मैच भी एक्सेल कॉलेज ही होस्ट कर रहा था। जब शेरगिल कॉलेज की टीम पहुंची तो स्टेडियम पहले से ही खचाखच भरा हुआ था। उनकी टीम का कैप्टन बहुत ही हैंडसम था, बिल्कुल तराशा हुआ चेहरा, डिसेंट लुक, छरहरा बदन और आंखों में एक अलग सी कशिश। अपनी जबरदस्त पर्सनालिटी से वो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था। आलिया भी उसकी हिप्नोटिक पर्सनालिटी से इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाई। अरे यार, मैंने तो बस इसके बारे में सुना था, लेकिन आज जब पहली बार इसको देख रही हूँ तो सच में इस पर से तो मेरी नजर ही नहीं हट रही। कितना डैशिंग बंदा है यार। सुमन ने उसको देखकर एक आह भरते हुए कहा। एक लड़की ने चहकते हुए कहा,
मैंने सुना है ये हैंडसम लड़का आदित्य राज है। आदित्य राज कौन? वो आदित्य ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक? सुमन ने हैरानी से पूछा। मालिक नहीं, उसका लड़का। सुमन उस कैप्टन से काफी इम्प्रेस नजर आ रही थी, लेकिन आलिया का ध्यान बस अपनी टीम की जीत को लेकर था। जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, एक्सेल कॉलेज के स्टूडेंट्स एकदम से साइलेंट हो गए। सभी उम्मीद कर रहे थे कि पहले ही मैच की तरह इस बार भी एक्सेल कॉलेज बढ़िया परफॉर्मेंस करे। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा था। शुरुआत से ही शेरगिल टीम के प्लेयर्स ने अटैक मोड में खेलना शुरू कर दिया था। उनकी टीम का कैप्टन आदित्य राज बेहतरीन परफॉर्म कर रहा था। एक्सेल टीम में उनकी टक्कर का कोई प्लेयर नहीं था। इतनी शानदार परफॉर्मेंस के बाद आज अगर शेरगिल टीम जीत भी जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं थी। एक्सेल टीम उसके आगे काफी कमजोर साबित हो रही थी, क्योंकि टीम को संभालने के लिए कोई भी मजबूत प्लेयर नहीं था। आखिरकार मैच खत्म होने की विसल बजी। एक्सेल टीम को बहुत बुरी तरह से कुचल दिया गया था। शेरगिल टीम ने मैच को एक बड़े मार्जिन से जीत लिया था। दोनों ही टीमों की पॉइंट्स की कोई तुलना ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले मैच में सेंट वर्गिस को बुरी तरह से हराने का बदला इस बार शेरगिल टीम ने एक्सेल टीम से ले लिया था। आदित्य बास्केटबॉल कोर्ट के बीचों बीच किसी किंग की तरह मुस्कुराते हुए क्राउड की चेयर का अभिवादन कर रहा था, और चेयर लीडर्स उसके लिए जबरदस्त तरीके से चीयर कर रही थी, जबकि एक्सेल टीम मुंह लटकाए हुए खामोश थी। ये तो उनको पहले से ही पता था कि अर्नब और रॉकी के बिना आज के मैच में टीम के जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्हें पता था कि वो आदित्य की टीम के धुआंधार खेल के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि उनकी टीम इतनी बुरी तरह से हारेगी। चेयर लीडर्स भी उदास थी, और उन्हीं में से एक आलिया भी थी। वैसे तो सुमन और बाकी सभी चेयर लीडर्स क्यूट लड़कों के लिए चेयर करती हैं, और आज उन्होंने आदित्य जैसे सुपर हैंडसम लड़के का सुपर परफॉर्मेंस भी देखा। लेकिन आखिर में यही एहसास हुआ कि अपनी टीम आखिर अपनी टीम ही होती है। अगर अपनी टीम को बुरी तरह से हराने के बाद वो जीत की खुशी मनाते हैं तो उनके लिए चीयर करना बेकार है। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑपोजिट टीम के प्लेयर कितने हैंडसम और डैशिंग हैं। आज के मैच में बुरी तरह से हारने के बाद सभी अर्नब को सबसे ज्यादा मिस कर रहे थे, और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि आलिया भी उनमें से एक थी। घर जाने के बाद भी आलिया का किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। लिविंग रूम में सोफे पर अलसाई हुई सी आलिया आधी लेटी हुई न जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। प्रशांत जी डाइनिंग टेबल पर डिनर लगा चुके थे और मुस्कुराते हुए आलिया से बोले, चलो बेटा हैंड वॉश कर लो, डिनर रेडी है। उनकी आवाज सुनकर आलिया बेमन से उठी और जाकर वॉश बेसिन में हैंड वॉश करने लगी। तभी ऊपर से रोहित मुस्कुराता हुआ आया और चहकते हुए पूछा, आलिया आज का मैच कैसा रहा? तुमने आज की प्रैक्टिस की या नहीं? अगर नहीं की हो तो चलो तुम्हें आज की प्रैक्टिस करवा दो। लेकिन आलिया के चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखाई दे रही थी। उसने उसी तरह मुंह लटका कर उसको देखा, फिर एक गहरी सी सांस ली और बिना कोई जवाब दिए हैंड वॉश करके डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। उसको देखकर रोहित को बड़ा ही अजीब सा लगा। इसको क्या हो गया? होगा क्या, खेलना मिलना आता नहीं है, टीम से निकाल दिया होगा और क्या। कार्तिक उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, लेकिन उसको पता नहीं था कि बात तो कुछ और ही है। आमतौर पर जब भी कार्तिक आलिया को चिढ़ाता था तो वो भी पलटकर उसको कुछ ना कुछ जरूर कहती थी, लेकिन आज तो वो बिल्कुल चुप थी। ये देखकर कार्तिक भी हैरान था। सिद्धार्थ को भी उसका इस तरह चुप रहना थोड़ा अजीब सा लग रहा था। उसने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम गेम में थी या नहीं? आलिया ने मुंह लटकाकर जवाब दिया, आज हमारी टीम का शेरगिल कॉलेज की टीम से ना मैच था। उन्होंने हमारी टीम को बहुत बुरी तरह से हरा दिया। उनका जो कैप्टन है ना आदित्य राज, वैसे तो काफी हैंडसम है, लेकिन बहुत ही घमंडी और बेरहम है। उसको हमारी टीम पर जरा भी रहम नहीं आया, और वो बदतमीज अर्नब, उसको भी इसी हफ्ते की छुट्टी लेनी थी। कम से कम आज ही वापस आ जाता, इतना इम्पोर्टेंट गेम था, और हम इतनी बुरी तरह से हार गए। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ खिलखिलाकर हंस पड़ा। अर्नब अगर आज आ जाता तो तुम लोगों को हारने से बचा लेता,
तुम्हें लगता है ऐसा? अर्नब शेरगिल टीम को आसानी से हरा सकता था, खास करके उस आदित्य को। हैं? आलिया ने हैरानी से सिद्धार्थ को देखा। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ आदित्य को, और आज की नहीं, बहुत पुरानी जान पहचान है। सिद्धार्थ ने बड़े ही नॉर्मल तरीके से कहा। आज के मैच में हुई बेइज्जती के बाद आलिया का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसको उस पर तरस आ गया। सिद्धार्थ ने उसको खुश करने की कोशिश करते हुए पूछा, तो क्या तुम अगला मैच जीतना चाहती हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है? हर कोई चाहता है कि उसकी टीम हमेशा ही जीते। सिद्धार्थ ने उसकी बात सुनी, मुस्कुराकर चुपचाप अपना डिनर फिनिश किया, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ये अंदाजा हो रहा था कि वो कुछ ना कुछ तो सोच रहा है। अगर तुम और अर्नब एक ही टीम में आ जाओगे तो हम जीत सकते हैं। नहीं, क्योंकि मैं कभी भी उसका टीममेट नहीं बनूंगा। सिद्धार्थ का जवाब सुनकर आलिया ने एक गहरी सांस ली और बोली, हाँ, ये तो मुझे पता ही है। तुम्हारे फ्रैक्चर है, अर्नब एब्सेंट है, और रॉकी की भी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं हम अगला मैच कैसे जीतेंगे, और जीतेंगे भी कि नहीं। आलिया अपनी प्लेट पूरी फिनिश किए बिना ही उठकर अपने रूम में जाने लगी। हमारी टीम जीतेगी, सिद्धार्थ ने उसको जाते हुए पीछे से टोकते हुए बोला। उसकी आवाज सुनकर आलिया ने पीछे मुड़ के देखा तो सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए फिर से दोहराते हुए कहा, हमारी टीम जीतेगी, तुम देख लेना। आलिया ने उसको ऐसे देखा जैसे उसने कोई इम्पॉसिबल सी बात कह दी हो। उसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसे वो कह रही हो कि मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, और वो वापस अपने रूम में चली गई। ईशान ने फौरन सिद्धार्थ का हाथ पकड़ते हुए कहा, सिद्धार्थ, तुम कहीं अगला मैच खेलने की तैयारी तो नहीं कर रहे हो ना? कि तुम भूल गए हो कि तुम्हारे हाथ में फ्रैक्चर है और तुम्हें डॉक्टर ने खेलने से मना भी किया है, और बास्केटबॉल तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर तुम ऐसा कुछ करने की सोच रहे हो ना, तो मैं तुम्हें वार्न कर देता हूँ, ऐसा बिल्कुल मत करना। ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि बहुत सीरियस मैटर है। अगले दिन स्कूल की कैंटीन में कल रात के अपसेट मूड की वजह से आज क्लास में भी आलिया का मन नहीं लगा। लंच ब्रेक में वो लंच की टेबल पर गुमसुम सी खोई बैठी हुई थी और सुमन उसके लिए लंच ट्रे लाने गई थी। जब वो वापस आई तो उसके साथ मुस्कान भी आ गई, जो काफी अपसेट लग रही थी। मुस्कान को देखते ही आलिया ने उससे अर्नब के बारे में पूछा। मुस्कान, तुमको पता होगा ना कि वो मतलबी इंसान आखिर है कहाँ? इतने अर्जेंट टाइम पर वो सब कुछ छोड़कर सिंगापुर की छुट्टियां मनाने क्यों गया है? कितना घटिया इंसान है, कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है उसको। आलिया अर्नब के खिलाफ बोले ही जा रही थी। एकदम सही कहा तूने, धोखा देने में उससे बढ़कर कोई नहीं। अगर अब वो मेरे सामने आए ना तो मैं इस फोक से उसका मर्डर कर दूंगी। सुमन नूडल्स के फोक को हवा में नचाते हुए बोली। जब मुस्कान से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने तेज आवाज में कहा, स्टॉप इट, वो मतलबी खुदगर्ज नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि वो किस हाल में है। और वो उठकर तेजी से कैंटीन से बाहर चली गई। सुमन और आलिया दोनों ही शॉक थी। जिस लड़की के मुंह से कभी आवाज तक नहीं निकलती थी, आज इस तरह से झुंझला गई। कोई बात तो जरूर है। वो दोनों भी फौरन उसके पीछे बाहर गई। बाहर आकर देखा तो सामने गार्डन की बेंच पर मुस्कान बैठी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। दोनों उसके पास आई और हमदर्दी से उसके कंधे पर हाथ रखकर सुमन बोली, क्या बात है मुस्कान? जो भी बात है सच सच बता। उसका कहीं पता नहीं चल रहा है, वो बिना बताए घर छोड़कर चला गया है। व्हाट? घर छोड़कर चला गया है? दोनों ने एक साथ हैरानी से कहा। हाँ, पिछले मैच के बाद जब तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी और तुम्हें लेकर उसका सिद्धार्थ से झगड़ा हुआ था, उसके बाद घर पर अर्नब के पापा ने उसको बहुत बुरी तरह से फटकारा, यहाँ तक कि उसको मारा भी। जब से उसकी सौतेली माँ आई है तब से वो बहुत अपसेट और फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा है, और उस दिन के बाद तो उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। अंगद सर ने उसको ढूंढने के लिए आदमी लगाए हैं, लेकिन बाहर ये बात लीक नहीं होने दी कि वो घर छोड़कर चला गया है, वरना उनके फैमिली मैटर्स की वजह से उनकी बदनामी होती। इसलिए अभी तक ये बात किसी को नहीं पता कि वो कहाँ चला गया है। सुमन
सुमन और आलिया दोनों ही उसकी बातें सुनकर शॉक थी और उसकी बात पर यकीन न करने वाली कोई वजह नहीं थी, क्योंकि एक तो वो उसके घर में काम करती थी, इसलिए ये बिल्कुल पॉसिबल है कि उसको अंदर की सारी बातें पता होंगी, और दूसरा वो बिल्कुल सिंपल और इनोसेंट टाइप की लड़की थी। वो इस मामले में झूठ नहीं बोल सकती थी। लेकिन अगर ऐसी बात थी तो उसने बताया क्यों नहीं किसी को? और अगर वो नहीं बता पाया तो तू ही टीचर को बता देती। इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी? तूने टीचर को कुछ क्यों नहीं बताया? सुमन ने पूछा। तुम्हें पता है ना कि वो कितना जिद्दी और गुस्सैल है। उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो किसी को भी एक्सप्लेन नहीं करता, ना तो अपनी फैमिली को और ना ही अपने फ्रेंड्स को। इसलिए उसने किसी को भी नहीं बताया, और मुझे तो खुद उसके पापा ने किसी को कुछ भी बताने के लिए मना किया था। इसलिए मैं इतने दिनों से चुप रही। लेकिन आज जब तुम दोनों बिना सच्चाई जाने उसको बुरा भला कह रही हो तो मुझसे रहा नहीं गया। आलिया ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर उसको दिलासा दिया और बोली, हमें नहीं पता था कि सच्चाई क्या है। अगर अर्नब के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो सच में ये ठीक नहीं हुआ। उसका पता चलना जरूरी है। वो चाहे जो भी हो, है तो हमारा क्लासमेट ही ना। वो वापस जरूर आएगा, मेरा दिल कहता है, मुस्कान ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, क्योंकि इससे पहले भी वो 2-3 बार घर से जा चुका है, लेकिन अपनी दादी के लिए वापस आ गया। दादी जी उसके बिना नहीं रह सकती और वो अपनी दादी के बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो उनके लिए वापस जरूर आएगा। उसके वापस आने की बात सुनकर आलिया और सुमन भी दोनों ही थोड़ा सा रिलैक्स हुई। पता नहीं अब अगले मैच का क्या होगा, उसमें भी हम हारेंगे क्या? और अगला मैच तो पिनैकल स्पोर्ट्स कॉलेज के साथ है और वो सिटी की बेस्ट बास्केटबॉल टीम है। उससे हारने के बाद हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, आलिया ने हताश होकर कहा। पिनैकल टीम शेरगिल टीम से भी ज्यादा मजबूत टीम थी और उसके सभी खिलाड़ी प्रोफेशनल प्लेयर्स थे। अब सभी के मन में यही डाउट था कि जब वो शेरगिल कॉलेज की टीम से इतनी बुरी तरह हारे तो पिनैकल के साथ क्या होगा? जानने के लिए जरूर सुनिए हमारा अगला चैप्टर। अर्नब की ये स्टोरी सुनकर तो अब मुझे थोड़ा थोड़ा अर्नब पसंद आने लगा है। अच्छा, इस बात से हमें एक चीज समझ आती, कई बार हम इंसान के आउटर बिहेवियर को जानकर उसे बहुत जल्दी जज कर लेते और अपनी एक राय कायम कर लेते। असल में वो इंसान ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, उसकी क्या सिचुएशन है, उसकी क्या परिस्थिति है, हम कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते। जबकि ये जरूरी नहीं कि हर बुरे इंसान के पीछे एक बुरी आदत या फिर एक बुरा सोल ही हो। कई बार बुरे इंसान के पीछे एक अच्छा इंसान होता है, लेकिन उसकी परिस्थितियां बुरी होती हैं। तो आज से किसी को जज करने से पहले उसकी सिचुएशन को जरूर ऑब्जर्व करें, जानने की कोशिश करें कि वैसे क्यों बिहेव कर रहा है। फिलहाल क्या अर्नब को उसके दोस्त समझ पाएंगे? क्या आलिया और सुमन एंड स्पेशली सिद्धार्थ के बीच जो कड़वाहट है वो खत्म होगी? और क्या होगा एक्सेल कॉलेज का? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर सुने आरजे प्रिया के साथ पॉकेट एफएम पर। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 110, प्लेजेंट सरप्राइज। पिनैकल टीम का कैप्टन राघव है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की सभी टीम के खिलाड़ियों में टॉप प्लेयर है। उसका तो शायद अगले महीने नेशनल लेवल में भी सिलेक्शन हो जाएगा। और एक अपनी टीम का कैप्टन है निखिल, उस बेचारे से तो अपनी टीम ढंग से नहीं संभाली जाती। सुमन ने मायूस होकर कहा, अरे तो कोई तो चाहिए था ना टीम को लीड करने के लिए, लेकिन पिनैकल टीम से जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, आलिया ने मायूस होकर कहा। क्लासेस ओवर होने के बाद चीयर स्क्वाड की प्रैक्टिस चल रही थी, लेकिन किसी का भी उसमें मन नहीं लग रहा था। कोच को भी ये बात पता थी, इसलिए 2 घंटे की जगह लगभग आधे घंटे में ही उनकी प्रैक्टिस वाइंड अप कर दी गई और सबको घर जाने के लिए कहा, ताकि सब थोड़ा रिलैक्स हो सके। उसी तरह दूसरी तरफ बास्केटबॉल की टीम भी अपनी प्रैक्टिस में लगी थी, लेकिन किसी में भी वो जोश नजर नहीं आ रहा था। उन लोगों को अपनी हार पहले से ही कंफर्म लग रही थी। वो सभी नए प्लेयर्स थे और एक्सेल टीम की जीत के लिए नए खिलाड़ियों के साथ अनुभवी खिलाड़ियों का होना बहुत जरूरी था। लेकिन तभी
एक लंबे कद का लड़का प्रैक्टिस के बीच में बास्केटबॉल कोर्ट में आया। उस टाइम कोच टीम के नए कैप्टन निखिल को डिफेंस टेक्निक सिखा रहे थे। उसको देखते ही सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं और मुंह खुले के खुले रह गए। वो धीमे कदमों और शांत चेहरे के साथ कोच के पास गया और मुस्कुराकर बोला, हेलो सर, क्या टीम में एक्स्ट्रा प्लेयर के लिए जगह बची है? उस रात आलिया अपनी कॉलेज के असाइनमेंट्स को लेकर एक और मुश्किल में फंसी थी। उसने इंटरनेट पर भी सोल्यूशन ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार के क्वेश्चन इतने ज्यादा उलझे हुए थे कि बहुत देर तक सिर खपाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब वो किससे हेल्प ले? पापा से? लेकिन वो तो अभी भी कॉफी शॉप में बिजी होंगे। तो फिर कार्तिक से? नहीं, उससे मदद लेने का फायदा नहीं है। हेल्प की जगह ताने मिलेंगे और वो मजाक भी उड़ाएगा। काफी देर सोचने के बाद ना चाहते हुए भी उसको अपनी बुक और डायरी लेकर ऊपर जाना पड़ा और जाकर सिद्धार्थ का दरवाजा खटखटाया। कम इन। एक छोटा सा जवाब मिला। आलिया ने धीरे से दरवाजा खोला और फिर अपना सिर अंदर देकर कमरे में घुस गई। सिद्धार्थ ने दरवाजे की तरफ देखा और रात के इस वक्त अपने रूम में उसको देखते हुए वो चौंक गया। तुम इस टाइम? क्या हुआ? वो मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा। उसने अपनी भौं चढ़ाकर उसको घूर कर शक भरी नजर से देखा। बस यही प्रॉब्लम थी? नहीं, और भी है, ये वाला और ये वाला भी। ये कहते हुए आलिया ने कई जगह पर पेज पर मार्क लगा दिए। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखकर एक गहरी सांस छोड़ी और उसके हाथ से बुक लेकर चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन ले आया जैसे कहना चाहता हो कि इसका कुछ नहीं हो सकता। उसने इन क्वेश्चंस को एक नजर देखा और फटाफट सॉल्व करके एक्सप्लेन कर दिया। इस बीच आलिया की नजर डेस्क पर रखे कंप्यूटर स्क्रीन पर गई। स्क्रीन पर कोई वीडियो चल रहा था जिसको सिद्धार्थ ने पॉज कर दिया था। ठीक तरह से स्क्रीन पर ना दिख पाने की वजह से उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि वो कंप्यूटर पर क्या कर रहा था। रॉकी कहता है कि इस उम्र में लड़कों को एक्शन मूवी पसंद आती है, तो क्या ये भी इस टाइम पर एक्शन मूवी देख रहा होगा? उसने बहुत कोशिश की कि उससे कोई भी फालतू सवाल ना करे, लेकिन अपनी आदत से मजबूर आलिया चुप ही नहीं रह पाई और उसने उससे पूछ ही लिया, क्या तुम कोई मूवी देख रहे थे? सिद्धार्थ ने उसकी डायरी पर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अपनी नजरें उठाकर उसको देखा। क्यों, तुम्हें क्या लग रहा था? मुझे ये लग रहा था। कहते हुए वो थोड़ा सा आगे बढ़ी और झांककर स्क्रीन पर देखा तो उसको YouTube पर बास्केटबॉल गेम के स्ट्रैटेजीज का एक वीडियो दिख रहा था। तुम ये देख रहे थे? आलिया ने हैरानी से पूछा। क्यों, तुम्हें क्या लगा? सिद्धार्थ ने अपनी भौं चढ़ाकर उससे पूछा। आलिया के मन में तरह तरह के उल्टे सीधे ख्याल आने लगे और अचानक कुछ सोचकर उसको जोर की हंसी आ गई। सिद्धार्थ उसकी इस हंसी को समझ गया कि वो क्या क्या सोच रही है। वो उससे चिढ़कर बोला, हंसना बंद करो वरना तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। आलिया ने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बड़बड़ाते हुए बोली, ओके सॉरी, अब कुछ नहीं बोलूंगी। प्लीज वो बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर दो। उसके सॉरी बोलने पर सिद्धार्थ शांत हुआ और उसने बाकी के सॉल्यूशंस भी उसको एक्सप्लेन कर दिए। आलिया ने अपनी बुक और डायरी उठाई और उसको थैंक्स बोलकर वहां से जाने लगी। उसके मन में कुछ चल रहा था, शायद वो उससे कुछ कहना चाह रही थी। दरवाजे तक पहुंचकर वो रुक गई और वापस पलटकर उससे पूछा, सिद्धार्थ, क्या तुम इन दिनों बिजी हो? क्यों? सिद्धार्थ ने चौंक कर पूछा। मैं ये कह रही थी कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे? What? सिद्धार्थ ने हैरानी से पूछा। उसको लग रहा था कि शायद ये कल रात ठीक से सोई नहीं है और इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए नींद में बड़बड़ा रही है। लेकिन ये उसने नींद में नहीं बल्कि पूरे होश हवास में उससे पूछा था। लेकिन उसको खुद भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उससे ऐसा बोल देगी। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कह दिया? ये सोचकर वो घबराते हुए थोड़ा सा संभल कर बोली, वो मेरा मतलब था कि मेरे साथ टीवी पर मूवी देखोगे? ओ नहीं, कुछ नहीं, मुझे कोई मूवी नहीं देखनी,
मुझे कुछ नहीं देखना, सॉरी, गुड नाइट। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या कहे, इसलिए जल्दी से गुड नाइट बोलकर नीचे भाग गई। सिद्धार्थ उसकी इस हरकत पर हंस दिया। उसको पता था कि वो अक्सर ऐसी उटपटांग हरकतें करती रहती है, लेकिन नीचे जाती हुई आलिया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, और ये सोचकर आलिया के होठों पर एक स्माइल आ गई। इस बार सिद्धार्थ के साथ मूवी देखने जाना उसकी कोई बेवकूफी या शरारत नहीं, बल्कि उसकी नई फैंटेसी थी। इस संडे एक्सेल कॉलेज के स्पोर्ट्स हॉल में ही एक्सेल टीम का पिनाकल स्पोर्ट्स कॉलेज की टीम से बास्केटबॉल मैच था, और हॉल में क्राउड खचाखच भरा हुआ था। ये जानते हुए भी कि आज के मैच में वो हारने वाले हैं, स्टूडेंट्स अपनी होम टीम को चीयर करने आए थे। कुछ ही देर में दोनों टीमें भी बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंच गईं। पिनाकल टीम के आगे एक्सेल टीम के प्लेयर कुछ सहमे हुए से नजर आ रहे थे। शायद वो भी ये जानते थे कि पिनाकल टीम से उनका जीतना तो नामुमकिन ही है। बस उनकी कोशिश ये रहेगी कि हद से ज्यादा बुरी तरह ना हारे। पिनाकल टीम के किसी भी खिलाड़ी के चेहरे पर कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, और वो सभी आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे थे। लाइट ब्लू और व्हाइट के कॉम्बिनेशन की स्पोर्ट्स ड्रेस में वो साफ नीले आसमान में तैरते हुए सफेद बादलों के जैसे बिल्कुल फ्रेश लग रहे थे। पिनाकल टीम के कैप्टन राघव के चेहरे पर घबराहट या टेंशन का नामो निशान तक नहीं था। वहीं दूसरी तरफ निखिल एक्सेल टीम को लीड कर रहा था। दोनों ही कोर्ट में आमने सामने खड़े थे, और दोनों ही टीम के प्लेयर एक दूसरे को पुराने दुश्मनों की तरह देख रहे थे। ठीक उसी वक्त रॉकी ने अपने कंधे को उचकाकर और कलाइयों को ट्विस्ट करते हुए एक्सेल टीम को ज्वाइन किया। ये देखते ही चेयर लीडर्स और ऑडियंस में खुशी की लहर दौड़ गई। आलिया भी खुशी से बहुत एक्साइटेड होकर मनी मन सोचने लगी, ग्रेट, रॉकी की इंजरी बिल्कुल ठीक टाइम पर रिकवर हो गई। अब हमारी टीम के जीतने का कुछ तो चांस है। हालांकि दूसरी टीम के स्टार प्लेयर राघव के चेहरे पर जरा भी एक्सप्रेशन नहीं था, बल्कि वो हल्की सी स्माइल से निखिल को देखते हुए इशारे से बेस्ट ऑफ लक कहकर उसका मजाक उड़ा रहा था। तभी पूरा स्पोर्ट्स हॉल बहुत ही हैरानी से रॉकी के साथ आए एक दूसरे शख्स को, जो बास्केटबॉल को ड्रिबल करते हुए कोर्ट में आ चुका था, उसको देख रहे थे, जिसको देखकर राघव की भी भौएं हैरानी से सिकुड़ गई। ये था एक्सेल टीम का वो प्लेयर जिसके लिए स्पेशल प्लेस रिजर्व था। ऑडियंस में चारों तरफ सन्नाटा छा गया जब उन्होंने बास्केटबॉल कोर्ट में ग्रीक गॉड जैसे उस सुपर हैंडसम प्लेयर को देखा, जो कि और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ ओबरॉय था। बॉल के हर बाउंस पर उनके दिलों पर जैसे ड्रम बज रहे थे। कुछ सेकंड तक तो कोई समझ ही नहीं पाया कि होने क्या जा रहा है, लेकिन एक्सेल टीम के कोच की तरफ से उसको टीम का एक्स्ट्रा प्लेयर कंफर्म करते ही चीयर लीडर्स खुशी से चीयर करने लगी, सिवाय आलिया की। जब सिद्धार्थ ने टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पर बास्केटबॉल कोर्ट में एंट्री की, तो ये देखकर आलिया का मुंह शॉक से खुला का खुला ही रह गया। सिद्धार्थ के ज्वाइन करने की वजह से टीम की कंडीशन मजबूत हो जाने से उसको खुश होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि सिद्धार्थ के बाएं हाथ का फ्रैक्चर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, और डॉक्टर ने भी उसको स्पोर्ट्स खेलने से मना किया था। उस हाथ से कुछ भी लिखने तक की अभी उसे परमिशन नहीं थी। ये लड़का हर बार ऐसा क्यों करता है? उसको अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है क्या? अपनी इंजरी के बारे में किसी को ना बताकर सबके सामने कूल बॉय की इमेज बनाना जरूरी है क्या? आलिया को ये सोचते हुए रह रहकर उस पर गुस्सा आ रहा था, और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। हे, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? उसके पास खड़ी हुई एक लड़की ने उसको पोक करते हुए धीमी सी आवाज में पूछा। आलिया वापस अपने होशो हवास में लौट आई। उसने जल्दी से अपने गाल पोंछे। वो तो सच में रो रही थी। इतने सारे लोगों के सामने वो इसलिए रो रही थी क्योंकि वो सिद्धार्थ की फिक्र करने लगी थी। ये देखकर उसको बड़ी शर्म सी आई। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को पोंछ लिया। वो तो शुक्र है कि पूरी ऑडियंस का ध्यान गेम पर था, इसलिए किसी ने देखा नहीं, वरना कोई अगर एक चीयर लीडर को चीयर करने के बजाय रोते हुए देखता तो न जाने क्या सोचता। आलिया ने देखा कि वो लड़की ना तो चीयर लीडर है और ना ही एक्सेल कॉलेज की स्टूडेंट है। तब उसका ध्यान उसकी यूनिफॉर्म पर गया।
जो कि ब्लू और व्हाइट स्पोर्ट्स वेयर पहने थी, यानी वो पिनाकल स्पोर्ट्स कॉलेज की स्टूडेंट थी। थोड़ा गौर से उसको देखने पर आलिया को उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। ऐसा लगा कि उसने उसको पहले कहीं देखा है। गोरी रंगत और गोल मटोल से चेहरे वाली लड़की, जिसकी भोली सी मुस्कुराहट देखकर बच्चे भी खिलखिला उठे। तुमने मुझे पहचाना? मैं कोमल। पिछले स्कूल में म्यूजिक कंपटीशन के दौरान हम मिले थे, याद आया? उस लड़की ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। कोमल पाठक? आलिया फौरन उसको पहचान कर बोली। कोमल ने पियानो ग्रुप से पिछली बार के म्यूजिक कंपटीशन में उसको बहुत तगड़ा कंपटीशन दिया था। उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो उससे आज यहाँ इस तरह मिलेगी। क्या तुम अपनी टीम को चीयर करने आई हो? आलिया ने बड़े फॉर्मल तरीके से पूछा। कोमल ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, फिर थोड़ा इरिटेट होकर बोली, लेकिन ये बड़ा ही बोरिंग सा लगता है मुझे। वो कभी हारते नहीं, हर बार जीतते हैं और हर बार ही मुझे उन्हें चीयर करने के लिए जाना पड़ता है। मैं बिल्कुल बोर हो चुकी हूँ। उसकी बात सुनकर आलिया का मुंह खुला का खुला ही रह गया। वो सोचने लगी, क्या दुनिया के किसी चीयर लीडर को अपनी टीम के जीतने पर उनको चीयर करना बोरिंग लगता होगा? मैं तो चाहूंगी कि मेरा कॉलेज हमेशा ही जीते और मैं उन्हें हमेशा ही चीयर करती रहूं। अरे तुम तो फिर से रोने लगी। तुम्हारी टीम में भी तो एक से बढ़कर एक सुपर प्लेयर्स है और ये वाला प्लेयर तो सुपरस्टार है ना? सच में कितना हैंडसम है। कोमल भी सिद्धार्थ के बाकी फैन गर्ल्स की तरह उसकी चार्मिंग पर्सनालिटी और हिप्नोटिक स्माइल को देखकर इम्प्रेस होकर बोली। उसकी बात सुनकर आलिया एक गहरी सांस लेकर बोली, सुपरस्टार होने से क्या होता है? पता नहीं आज का मैच हम लोग जीत पाएंगे या नहीं। उसकी बात सुनकर कोमल मुस्कुराकर बोली, चाहे खेल में शामिल होकर खेलो या उसको दूर से बैठकर देखो, हमेशा खेल को एंजॉय करना सीखो, क्योंकि क्या पता आखिर में बाजी कौन जीतेगा। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी टीम जीते, लेकिन मुझे पता है कि हमारे स्टार प्लेयर की वजह से ऐसा होना नामुमकिन के बराबर है। आलिया का इशारा सिद्धार्थ की तरफ था, क्योंकि उसको पता था कि ऐसे हाल में वो कभी भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, बल्कि अपनी इंजरी को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। आलिया की आंखों में एक अजीब सा अनजाना सा डर था, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये डर है या प्यार की एंट्री? मैं तो बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ भाई। भले ही सिद्धार्थ मैच हार जाए, लेकिन आलिया का दिल जीत लिया उसने। फिलहाल अगले मैच में क्या होगा जानेंगे, और ये कोमल की एंट्री वाकई विद पॉजिटिविटी आई है या कुछ नेगेटिविटी इसके पीछे है, जानेंगे अपने अगले एपिसोड में ओनली ऑन पॉकेट एफएम आपकी आरजे प्रिया के साथ। और हाँ, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। आपके कमेंट सेक्शन में जो भी मैसेजेस होते हैं वो पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम ऑफ देम को रिप्लाई भी कर सकूं। तो ये जो हमारा एक रिश्ता है, इस कहानी के अलावा उसे भी बनाए रखिए। स्टे ट्यून्ड।